चलिए फिर आइए लास्ट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यस, देखते देखते आप आखिरी तक पहुंच ही गए। एंड देखिए, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं बाय टेकिंग एक्शंस, नॉट बाय थिंकिंग कि मैं अपनी डेस्टिनी बनाऊंगा। आप डेस्टिनी कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग एक्शन। जैसे कि आप एक्शन ले रहे हैं ना अभी पढ़ाई करने का, वैसे बस एक्शन लेना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक। और उसके बाद भी अलग सिलसिला एक्शन लेने का चलता रहेगा। बैठे रहने से डेस्टिनी नहीं बनेगी कि घर पे आराम से लेटे रहेंगे और एक दिन डेस्टिनी कोई लेकर आएगा और बना के चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खैर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ जाइए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉक्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ सर्टन वेरिएंसेस। इसमें ये सब जनरल नॉलेज के लिए आपको समझाया हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स किसका क्या होता है। प्राइस वेरिएंस होता है परचेज मैनेजर, लेबर रेट वेरिएंस जो होता है वो एचआर मैनेजर का होता है, और ओवरहेड का जो रेट वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है वो फैसिलिटी मैनेजर का होता है। बाकी सबका यूसेज और एफिशिएंसी वेरिएंस प्रोडक्शन मैनेजर का होता है, राइट। सो इसके बाद आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल यूजिंग वेरिएंस एनालिसिस के बारे में, जैसे होता है ना कमेंट्स अगर लिखना पड़ जाए कभी, तो ये कमेंट से केस स्टडी का कुछ आंसर्स का पॉइंट्स बनता है। इन ऑर्डर टू कीप द मैनेजर्स मोटिवेटेड, आपको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस अलग करना है। ये पावर नोट्स है जो आपको कल को वेरिएंस के ऊपर कमेंट लिखने बोलेगा तो ये बात बोलना पड़ेगा। मैनेजर शुड नॉट बी चार्ज फॉर एनी अनकंट्रोलेबल रीजंस सच एज प्लानिंग एरर, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। फिर सेकेंडली, मैनेजर्स में बी इन्वॉल्व इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। मैनेजर्स में बी इन्वॉल्व इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मैनेजर्स में बी इन्वॉल्व इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। पार्टिसिपेटिव स्टैंडर्ड हो सकता है जिससे वो ओन करेगा। स्टैंडर्ड शुड बी रिव्यूड इन पीरियोडिक वे and regular feedback and follow up on variances are necessary. If all the criteria are met, not only the managers are motivated to achieve the standard, the performance system of the company would also be a comprehensive one. तो बेसिकली ये कभी वेरिएंस को लेकर अगर एनालिसिस लिखने बोल दे तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल को सेपरेट रखो, वेरिएंस को टाइमली रिव्यू करो, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो, मतलब एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो या मैनेजर्स को इन्वॉल्व करो। फिर रेगुलर फीडबैक एंड फॉलोअप ऑफ वेरिएंसेस होते रहना चाहिए। तो ये मेरे नज़र में लर्न करने वाला पॉइंट है जो केस स्टडी में एनालिसिस आते समय आपको लिखना पड़ेगा। मटेरियल का ये क्वालिटी कॉस्ट वेरिएंस मैंने नॉलेज पर्पस के लिए सिखाया था, उसका भी ज़रूरत नहीं है। बी मेन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट है, प्राइस है, यूसेज है, मिक्स है, यील्ड है। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। प्राइस इज चेंज इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, quantity is change in quantity into standard price, mix is revised standard quantity minus actual quantity into standard price, and then yield is difference between usage and mix. That way you get SQ minus revised standard quantity into standard price. ये देखो ये वाला SQ minus revised standard quantity into standard price, that is one way item wise करना पड़ता है। और दूसरा तरीका है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसमें एडवांस मटेरियल वेरिएंस में अपने जो फाइनल में एक्स्ट्रा चीज़ आता है वो आता है प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस। उसके लिए पहले एक समझना है, एक होता है एक्स-एंटे स्टैंडर्ड, एक होता है एक्स-पोस्ट स्टैंडर्ड। एक्स-एंटे स्टैंडर्ड होता है जो फोरकास्टेड सिनेरियो के ऊपर बेस्ड होता है, और एक्स-पोस्ट स्टैंडर्ड होता है जो एक्चुअल सिनेरियो के हिसाब से स्टैंडर्ड को रिवाइज किया हुआ होता है, ठीक है। तो एक्स-एंटे स्टैंडर्ड को अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक्स-पोस्ट स्टैंडर्ड को अपने रिवाइज स्टैंडर्ड वही बोलते हैं। तो एज पर द एक्चुअल सर्कमस्टेंस स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया तो एक्सपोज स्टैंडर्ड बोला जाता है। अब जब आप ओरिजिनल और रिवाइज स्टैंडर्ड में डिफरेंस निकाल रहे हैं उसको अपने बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस। और जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड यानी एक्सपोज स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं उसको अपने बोलते हैं ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। और जब आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो तो उसको अपने बोलते हैं ट्रेडिशनल वेरिएंसेस, राइट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मली प्लानिंग वेरिएंस देखा गया अनकंट्रोलेबल होता है, बट हाउएवर इट कैन बी बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ऑपरेटिंग वेरिएंस ऑलवेज कंट्रोलेबल होते हैं। ऑपरेटिंग वेरिएंस ऑलवेज कंट्रोलेबल होते हैं। ये दोनों हो सकता है प्लानिंग वेरिएंस में। एक होता है प्लानिंग मिस्टेक हो गया तो कंट्रोलेबल है, और एक होता है कि बाहर में कोई सिनेरियो चेंज हो गया तो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चन है अपने पास प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस ऑफ मटेरियल को लेकर। आपको ध्यान आ रहा होगा, एक वो हर बार कंपनी बोल रहा था कि मेरे से मिस्टेक ही हो जाता है, कौन सा मटेरियल मैं सिलेक्ट करूं, और जिस मटेरियल को सिलेक्ट करता हूं उसी का ही दाम फिर बाद में ज़्यादा आ जाता है।
तो वो मिस्टेक को कंट्रोलेबल वेरिएंस प्लानिंग में, और उसके बाद अगर दाम बढ़ रहा है तो वो अनकंट्रोलेबल है। इसके ऊपर ही अपने पास 3 क्वेश्चन है बीजेपी बुक में, जो भी अपने देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, एमडी ऑफ ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करके है एक, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्काई स्लोप लिमिटेड, और एक क्वेश्चन नंबर 14 है जीआरवी इज अ केमिकल करके। ये वाला तो मई 19 में आया हुआ है, ये स्काई स्लोप वाला आरटीपी में 19 में आया हुआ है, और ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वाला ऐसे मैट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्रॉस चेक ध्यान रखना कि ओवरऑल बेसिस में तो ट्रेडिशनल इज इक्वल टू प्लानिंग प्लस ऑपरेटिंग मैच करेगा, बट इंडिविजुअल लेवल पे मैच नहीं करता है, ओनली फॉर टोटल वेरिएंस पे मैच करता है, बट नॉट फॉर एमपीवी, एलआरवी एक्सेट्रा। एमसीवी ट्रेडिशनल इज इक्वल टू एमसीवी प्लानिंग प्लस एमसीवी ऑपरेटिंग, बट इट मे नॉट हैपन विथ एमपीवी और एमयूवी, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर हम लोग एक बार ये 3 क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला याद आ रहा है आपको क्वेश्चन? देखो कि हमेशा जिस मटेरियल को सिलेक्ट करता है उसी का प्राइस बाद में ज़्यादा अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी कुड यूज़ इधर 2.5 kg ऑफ जी या 2.5 kg ऑफ डी, और ग्रीन एनर्जी प्लान टू यूज़ जी एज इट अपीयर्ड इट वुड बी चीपर at a cost of 1.5 due to market movement, the actual price change, and if green energy had purchased efficiently, the cost would have been. तो cost would have been मतलब ये रिवाइज स्टैंडर्ड है, रिवाइज स्टैंडर्ड मतलब देखो जी का ही फिर महंगा आ गया। तो इसमें कैसे होता था, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, फिर होता है रिवाइज स्टैंडर्ड, फिर होता है एक्चुअल, याद आ रहा है। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में हम लोग जी को सिलेक्ट किए, तो जी को सिलेक्ट किए तो रेट उसका 1.5 रुपया है, क्वांटिटी 2.5 kg के हिसाब से 1000 यूनिट का 2500 होना चाहिए। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड में जी का उस 2500 का रेट बढ़ के चला गया 2.25, अमाउंट आ जाएगा। बट अगर हम डी सिलेक्ट करते तो रेट 2 भी हो सकता था, 2500 का ही। एक्चुअल में यहाँ पे 2700 kg यहाँ पर यूज़ हुआ एट द रेट 6480, 6480 बाई 2700 करने से कितना आ रहा है, 2.4, ठीक है। So now if you have to find your planning variance, so planning variance would be having 2500 इंटू 1.5 करके जो अमाउंट आ रहा है ये कॉस्ट कंपेयर होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड में तो आप इसको सिलेक्ट किए ना, अगर इसको सिलेक्ट करते तो 2 रुपया होता। प्लानिंग वेरिएंस में कॉस्ट वेरिएंस विल भी दोनों अमाउंट को कंपेयर, रेट वेरिएंस में 1.5 माइनस 2.25, 1.5 माइनस 2.25 इज रेट वेरिएंस, बट प्लानिंग में इसमें एक यूनिक चीज़ है कि अगर हम सही तरीके से सिलेक्ट करते तो 2 रुपया हो सकता था, 25 पैसा बच सकता था। तो जो 25 पैसा बच सकता था, सही सिलेक्ट करते, सही मटेरियल सिलेक्ट करते तो 25 पैसा बच सकता था। तो आप बोल सकते हैं 1.5 का 2 अनअवॉइडेबल है, बट 2 का 2.25 अवॉइडेबल था। जो अवॉइडेबल था वो कंट्रोलेबल था, और 1.5 का 2 अनकंट्रोलेबल था। तो प्लानिंग वेरिएंस के अंदर प्राइस वेरिएंस जब निकाल रहे हैं तो 1.5 माइनस 2 विल बी अनकंट्रोलेबल, और 2 माइनस 2.25, 25 पैसा विल बी कंट्रोलेबल, 25 पैसा इंटू 2500। और फिर यूसेज वेरिएंस में कोई डिफरेंस है नहीं प्लानिंग में। फिर इस तरफ आ जाएंगे रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो डी को यूज़ नहीं करेंगे, बस ऊपर वाला अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे। ये 2.25 का 2.4 हुआ, ये प्राइस वेरिएंस, और यूसेज वेरिएंस 2500 का 2700 हुआ, ये यूसेज वेरिएंस, और अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये देख लेना, 25 पैसा कंट्रोलेबल था और 50 पैसा अनकंट्रोलेबल था। बस अब इसी तरह का 2 क्वेश्चन और है, स्काई स्लोप और जीआरबी, उसको अब देखने का दरकार नहीं है, एक देख लिया तो बाकी 2 सेम है। ये देखो स्काई स्लोप करके है क्वेश्चन, ये वाला भी इसी तरह का है और ये वाला भी इसी तरह का है, ठीक है। खाली इसका स्काई स्लोप में ये इंटरप्रिटेशन अगर चाहो तो पढ़ सकते हो।
इसको कैसे लिखा है ये लोग, बस बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है जो वेरिएंस आपका आया है, जैसे ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है, इसमें थोड़ा सा ये पढ़ लेना। और ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी वेरिएंस को आइसोलेटेड वे में रीड नहीं करना चाहिए। ये खाली एक बार रीड कर लेना आप कि कैसे लिखा हुआ है स्काई स्लोप में 14 में आपका ये जो दो, to analyze how planning and operating variance approach the variance or to analyze how the advanced variance are useful to your organization। ये दो दो मार्क का लिखना है, बट आंसर का लेंथ देख रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा लिख दिया लोग। फिर भी इसमें एकदम सिंपल सिंपल लिखेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे कि हाउ द एडवांस वेरिएंस आर यूजफुल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो एडवांस वेरिएंस का यूटिलिटी यही बताना है कि आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर करना है तो जो मैनेजर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को आपको चार्ज करना चाहिए, यानी अनकंट्रोलेबल चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को चार्ज नहीं करना चाहिए। बस यही बिल्कुल बात लिखा जाएगा। खैर आई विल रिकमेंड कि क्या लिखना है, इतना बड़ा तो कोई नहीं लिख सकता। आप एक बार ये वाला वीडियो को स्कैन कर लीजिए, एक बार इसको स्कैन कर लीजिए और इसका एक क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड दिया हुआ है, सॉरी वीडियो आएगा, वो एक बार वीडियो का लास्ट पार्ट को सुन लीजिए, बेटर होगा। क्योंकि दो दो मार्क में क्या लिखना मैंने वहाँ पे बताया हुआ शॉर्टकट में। नॉर्मली यहाँ पे प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस का बेसिकली मैं वो सजेस्ट करता हूँ कि कैसे निकालते हैं वही बता देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर है हाउ एडवांस वेरिएंस आर यूजफुल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। में एडवांस वेरिएंस बेसिकली कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल को क्लासीफाई करता है, मैं इसी के ऊपर बात करता, सो दैट कोई भी मार्केट कंडीशंस के चेंजेस के कारण आया तो उसके लिए लोगों को हम चार्ज नहीं करेंगे। हम यही बस दो मार्क के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इमरजेंस हुआ है कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल सिनेरियो का, विच मेक्स इट अ परफेक्ट केस ऑफ एडवांस एनालिसिस। बस इतना ही बोलता हूँ मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया कि जस्ट अब सेम है तो क्या हुआ, बट ये कमेंट्स वाला जो नया चीज़ आता है ना, उसको नया चीज़ को एक बार नज़र से निकाल के जाएंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखो, ये रीजंस हैं अपने पास मटेरियल वेरिएंस का और प्राइस वेरिएंस का और यूसेज वेरिएंस का। नॉर्मली ये रीजंस चार पांच याद रहना चाहिए, आप अपने आप भी लिख ही पाते हैं, बट फिर भी एक बार नज़र से निकाल लेना चाहिए। जैसे अगर आपने दूसरे सप्लायर से ख़रीदा, ऑर्डर साइज़ अलग ले लिया, छोटा लिया या बड़ा लिया, इमरजेंसी रश ऑर्डर हुआ, तो इमरजेंसी ऑर्डर के लिए आपको सिखाया हुआ है, ऐसे उसका सम्स अपने पास नहीं है इंस्टीट्यूट मैट में या फिर डीजेबी बुक में। क्लास में आपको कराया होता है कि इमरजेंसी ऑर्डर में क्या करना होता है। अगर इमरजेंसी ऑर्डर आया तो उसके कारण एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा, तो जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो यूसेज वेरिएंस में चार्ज हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर बियर करेगा। जो नॉर्मल एक्चुअल प्राइस है उतना आपका परचेज मैनेजर ही बियर करेगा। जैसे 1 रुपये का प्राइस की जगह 3 रुपया लग गया, अगर नॉर्मल परचेज किया जाता तो 2 रुपया लगता है। 1 से 2 का जो डिफरेंस है वो प्राइस वेरिएंस में आएगा, और 2 से 3 रुपये जो 1 रुपया एक्स्ट्रा इमरजेंसी के कारण सिर्फ एक्स्ट्रा प्राइस लगा है वो यूसेज वेरिएंस में अलॉन्ग विथ डिफरेंस इन क्वांटिटी ये प्राइस का इफेक्ट भी ऐड हो जाता है, राइट। ये आपको ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा, इमरजेंसी परचेज का एक पैराग्राफ है यहाँ पर। अब इसके बाद है कि अलग अलग रीजंस है प्राइस वेरिएंस आने का, कि हम लोग अलग सप्लायर चूज कर लिए, अलग डिस्काउंट, अलग ऑर्डर साइज पे ऑर्डर प्लेस कर लिए, इमरजेंसी ऑर्डर हुआ, कोई अनकंट्रोलेबल चार्जेस है जो सप्लायर लेवी कर दिया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज समथिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, इफ़िशियंसी ऑफ परचेजिंग प्रोसीजर या इनएफिशिएंसी ऑफ परचेजिंग प्रोसीजर, लैक ऑफ बार्गेनिंग नॉलेज, शॉर्टेज इन इंडस्ट्री हो रखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। हो सकता है मटेरियल प्राइस जो पहले स्टैंडर्ड में सोचा गया था उसी में कंजर्वेटिज्म लगा दिया गया था कि वो कितना वाला लेना है, बट एक्चुअल में वो ज़्यादा का दाम पे आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एंड उसके बाद यूसेज वेरिएंस का एक मेन रीज़न होता है कि अगर मटेरियल अच्छा परचेज नहीं किया तो यूसेज पर आ जाता है, तो प्राइस हैज़ ऑलवेज अ कनेक्शन विथ यूसेज, ठीक है। और यूसेज में फिर मिक्स का चेंज, यील्ड नहीं दे पाया प्रोडक्ट उसका चेंज, केयरलेस हैंडलिंग, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फिर वही कंजर्वेटिव एस्टिमेट का पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पिल्फरेज हो गया। मिक्स वेरिएंस का रीज़न क्या है, मिक्स वेरिएंस इस रीजंस होता है बेसिकली कि आप वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं है कि किसको कितना मटेरियल यूज़ करना चाहिए, आप प्रोसीजर्स में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है,
Mixed variance is never desirable and in some cases mixed variance never occurs, जैसे कि assembled product. और अगर कभी आपको दिख रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर सेम, अलग अलग मटेरियल का, तो मिक्स वेरिएंस उसमें अपने आप जीरो आता है ऑन ओवरऑल बेसिस. एक क्वेश्चन है मिक्स यील्ड को निकाल कर उसके ऊपर कमेंट लिखने का. क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं दिखा देता हूँ. एक्वाटिक फीड के ऊपर क्वेश्चन है. एक्वाटिक फीड, आइए 14 हो गया ना, 15, 16, 17, ये वाला. अब इसमें क्या करने का है, देखो यहाँ पर इवेलुएट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इन एएफ. तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जो डिटेल्स है उसके हिसाब से वेरिएंस निकाल सकते हैं. जैसे B1, B2, B3 यहाँ पे मटेरियल्स है, तो इसमें मिक्स यील्ड और प्राइस यूसेज निकल जाएगा. प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड. फिर एक एक पैराग्राफ में एक एक के बारे में लिख देंगे कि हमारा प्राइस वेरिएंस एडवर्स आया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, परचेज मैनेजर जिम्मेदार है. तो यहाँ पर प्राइस क्यों ज़्यादा आया, बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल. However, variance can be influenced by factors such as quality, quantity, discount, distance of supplier, location, and so on. These factors are often under the control of the purchase manager. Production manager is responsible for usage variance and cannot be held responsible for price variance. Usage variance के बारे में लिखा. Production manager could assume good performance क्योंकि वो usage variance favorable आया है. फिर it can be due to change in mix, तो which has resulted in a saving of 840. Similarly, it has all led to favorable yield variance. So it has to be noted that changing mix could impact the quality and sales as well. However, no information has been given about this. कैसे लिखना है वो एक बार पढ़ दे रहे हैं आपके लिए कि पहले प्राइस वेरिएंस है उसका रीज़न लिखा, उसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर लिखा. फिर यूसेज वेरिएंस है उसका मैनेजर लिखा, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर उसका रीजंस में मिक्स को हाईलाइट किया. और मिक्स को हाईलाइट करने के बाद ये बोल दिया था मिक्स आना सही नहीं है, क्वालिटी ख़राब होता है. फिर आपका नया चीज़ ये है जो मैंने आपको पॉइंट्स नहीं पढ़ाया था कि एसेंशियल्स क्या है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का. कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल में सेग्रीगेशन जो यहाँ पे नहीं किया हुआ प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस में. दूसरा, मैनेजर्स इन्वॉल्व नहीं किए गए, ये क्वेश्चन में ऐसा एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है. स्टैंडर्ड बहुत समय से चेंज नहीं हुआ है और इसलिए ट्रू इमेज इज मिसिंग इन रिलेशन टू मैनेजर्स परफॉर्मेंस. इसलिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम नहीं है जो इसको लॉन्ग रन में क्षति पहुँचा सकता है. तो ये मेन चीज़ है कि आप पहले अपना एक एक वेरिएंस को पकड़ के एनालिसिस लिखने आएगा तो एक एक वेरिएंस में एडवर्स आया तो क्या कारण हो सकता है, कौन जिम्मेदार है. फेवरेबल आया तो क्या कारण हो सकता है, कौन. के बाद आप अपना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन बोल सकते हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, यानी प्लानिंग ऑपरेटिंग में क्लासीफाई करना चाहिए, मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, पीरियोडिसिटी सेट करनी चाहिए, सब अप टू डेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. अगर ये सब है तो ट्रू इमेज है कंपनी का परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम में, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम में, नहीं तो नहीं है. ठीक है, तो आइए नेक्स्ट में चलते हैं विच इज़ आवर लेबर वेरिएंसेस. राइट, तो लेबर वेरिएंसेस में जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ मटेरियल वेरिएंस. यहाँ पे बस एक नया घुस जाता है आइडल टाइम वेरिएंस. आइडल टाइम वेरिएंस इज जीरो माइनस नॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. इस समय एफिशिएंसी वेरिएंस जब निकालते हो तो वो होगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. और एफिशिएंसी से मिक्स और यील्ड निकाला जाता है. तो मिक्स कैसे आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे आएगा, टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस, फिर होगा टोटल एक्चुअल माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. लेबर यील्ड वेरिएंस कैसे आएगा, ये आपका एफिशिएंसी और मिक्स को माइनस करके आ सकता है विच इज़ स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो अलग अलग करना पड़ेगा. टोटल में करना चाहते हो तो टोटल स्टैंडर्ड आवर माइनस टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट, ये है. और एक दूसरा मैंने आपको बताया अभी कि एफिशिएंसी और मिक्स को अगर माइनस कर देना तो इसका फॉर्मूला डिराइव हो क्या आता है विच इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर. जो यहाँ पे आ रहा है ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है. रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. राइट,
तो आपको इसके ऊपर एक नया चीज़ ध्यान रखना होता है, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस का क्या ट्रीटमेंट है। जैसे आपका वर्कर लोग अगर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड है और उनका स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पता है कि टोटल मैन आवर्स कितना हो रहा है, मान लीजिए 1000 है, 500 है और 500 है, टोटल अगर 2000 आ रहा है और स्टैंडर्ड में आउटपुट नहीं बताया कितना है, तो अगर आउटपुट हिंट दिया हुआ कि स्टैंडर्ड आवर में मेज़र होगा तो हम लोग मान लेते हैं 1 स्टैंडर्ड आवर टेकन इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, so that will be equal to 2000. 1 standard hour taken is equal to 1 standard hour produced, so that will be equal to 2000. 2000 से 2000 आएगा. 1 standard hour taken is equal to 1 standard hour produced. 2000 से 2000 हो जाएगा, करेक्ट. 2000 से 2000 हो जाएगा और फिर एक्चुअल में जो होगा वो दिया होगा. मान लीजिए एक्चुअल में दिया हुआ है कि 1200 स्टैंडर्ड आवर के लिए ये डिटेल्स है, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का. तो आप क्या करोगे, 2000 के लिए ये, तो 1200 के लिए क्या होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट कार्ड बना के अपना वर्किंग कर लोगे. और इसमें भी प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस आ सकता है. इसमें भी ये रीजंस आपको पता होना चाहिए, रेट वेरिएंस का क्या है और एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या रीजंस है. ठीक है. तो रेट वेरिएंस का रीजंस वही एचआर मैनेजर को दायित्व ठहराएंगे. और उधर एक तो हो सकता है मार्केट में वर्कर का रेट बढ़ गया इन्फ्लेशन के कारण, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर मिनिमम वेज रेट के कारण. दूसरा हो सकता है कि आपने कोई कैलकुलेशन रेट का जो करते हैं ना, उसको निकालने का प्रोसेस जो है उसमें कोई चेंजेस किया, जैसे कि बेसिक के साथ कुछ बोनस रेट उसमें घुसाने का कोशिश किया. फिर आपने कोई स्किल्ड ज़्यादा हायर कर लिया या स्किल्ड को कम हायर किया. फिर चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स अगर आपके यहाँ हुआ है, यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का क्वांटिटी को आगे पीछे किया. वही लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, और मतलब लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब होता है कि सेम कैटेगरी को हायर किया, स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है, सेम कैटेगरी को हायर किया. जरूरी नहीं है हर स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस हो. जैसे आप सीए बन जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस सीए होंगे तो समय लगेगा ना, बट आप सीए बन गए इसका मतलब आप एक्सपीरियंसड है, सॉरी आप स्किल्ड है बट एक्सपीरियंस आने में टाइम लगेगा. तो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब सेम ग्रेड है बट एक्सपीरियंस अलग है. और एक हो सकता है ग्रेड अलग हो गया, फिर लैक ऑफ नेगोशिएशन स्किल. एक हो सकता है वेज रेट कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किया. फिर एफिशिएंसी अलग आने का क्या कारण है, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाएगा. तो वो हो सकता है एक कारण कि भैया वो जो वर्कर आया उसका स्किल अच्छा था या एक्सपीरियंस अच्छा था, एफिशिएंसी फेवरेबल आ सकता है, या नहीं था तो एफिशिएंसी एडवर्स आ सकता है. फिर मिक्स ऑफ वर्कफोर्स के कारण एफिशिएंसी गड़बड़ हो सकता है, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण, नो लर्निंग का इफेक्ट, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज के कारण, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स का भी इम्पैक्ट लेबर एफिशिएंसी पे आता है. ये क्रॉस इम्प्लीकेशन ध्यान रखना है, किसी एक केस स्टडी के क्वेश्चन में होता भी है ये. अभी मटेरियल इसी का ही सम में आएगा, एक अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सम में आएगा कि मटेरियल यूसेज एडवर्स हुआ या मटेरियल मटेरियल यूसेज एडवर्स हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन लेबर एफिशिएंसी पे भी दिख रहा है कि वहाँ पे यूसेज गड़बड़ हुआ तो वर्कर ने अपना काम का समय ज़्यादा लगा दिया. तो चेंजेस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है तो फिर वर्कर को कई बार हाई रेट ऑफर करने से क्या होता है, वो मोटिवेटेड फील करता है तो लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स हो जाता है, बट उसका इम्पैक्ट एफिशिएंसी में फेवरेबल बन के आ सकता है. फोरमैन अडॉप्टेड कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर गिविंग इनपुट डिटेल्स, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है. मिक्स वेरिएंस में इट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड हेंस इट शुड नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट. तो ये लेबर वेरिएंस का है. तो लेबर वेरिएंस में अपने पास 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन 15 है NZSCO लिमिटेड वाला, क्वेश्चन 16 है एक JPY लिमिटेड वाला, ये दोनों ऐसे मैट का है, और एक क्वेश्चन 20 है जो आपका लिखा है मैंने, सैनिटेशन लिमिटेड है यार, ये नवंबर 20 में आया है. ठीक है. तो क्या है, एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 15. सॉरी 15 नहीं यार, 5 है, बस 5. क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 DJB बुक. क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा. NZSCO लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स सिंगल प्रोडक्ट ANZ. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट इज एज फॉलोज. ये देखो इसमें क्या है ना, मटेरियल का क्यों दिया हुआ है,
क्वेश्चन तो आता ही है, जबकि पूछा है डायरेक्ट लेबर रेट और एफिशिएंसी निकालें, तो फिर मटेरियल का दिया ही क्यों? दैट्स द बिग क्वेश्चन। करेक्ट, मटेरियल क्यों दिया है, ये मेरा क्वेश्चन है। वाई द मटेरियल हैज़ बिन गिवन। तो खैर आप लेबर का वेरिएंसेस निकालोगे तो 6 घंटा करके लगता है और एक्चुअल प्रोडक्शन 52,000 है, तो 6 × 52,000 करने से 3,12,000 आवर्स में काम होना चाहिए, जबकि काम हुआ है 3 लाख आवर में। और रेट आपका @8 रुपये पर आवर है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक्चुअल के हिसाब से रेट है 24.42 डिवाइडेड बाई 3 करने से 8 रुपये 14 पैसा। तो इसके हिसाब से आपका लेबर का वेरिएंस तो आ जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इंटरप्रेट करने बोल दिया ना। तो अब इंटरप्रिटेशन में हम बोलेंगे देखो वेज रेट हमने ज़्यादा ऑफर किया तो हमारा काम जल्दी हो गया, एक इंटरप्रिटेशन। दूसरा, अगर आप मटेरियल को भी चेक करेंगे ना, तो मटेरियल में यहाँ पर हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है इसमें मटेरियल का। अगर एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह दिया होता तो मटेरियल का भी वेरिएंस निकाल सकते थे, और वो निकाल कर हम चेक करते कि क्या मटेरियल का वेरिएंस भी लेबर एफिशिएंसी का कारण बन सकता है। एडवर्स यूसेज होने से एडवर्स एफिशिएंसी भी आता है, ठीक है। बट सिंस क्वांटिटी नहीं दिया हो तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मल इंटरप्रिटेशन में लेबर रेट वेरिएंस आपका क्यों आया होगा वो सब आपको बताना है। जैसे वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड द करंट एंड मार्केट फ्यूचर कंडीशंस हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड, और द लेबर में हैव बीन टोल्ड दैट देयर वेज रेट विल बी रेज और बोनस इफ दे वर्क एफिशिएंटली। एंड एफिशिएंसी का एक रीज़न हो सकता है कि while setting standard workers could not be efficiency could not be estimated properly, तो स्टैंडर्ड सेटिंग में रॉन्ग हो गया। वर्कर में भी न्यू इन द फैक्ट्री, इसलिए एफिशिएंसी could not be predicted properly। फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर एफिशिएंसी, जो अपना इनपुट ठीक से नहीं दिया या कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड को सेट करवाने में, और इंक्रीज इन लेबर रेट माइट हैव रिजल्टेड। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस इट मे हैपन दैट लेबर पेमेंट इंक्रीज हुआ है इसलिए एफिशिएंसी बेटर आ गया। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, यूसेज, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट पूछ रहा है। तो आपको अपने से अटेम्प्ट करके एक बार देखना चाहिए ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है कि मटेरियल कंटेंट 2 kg और 2.25 kg है ओरिजिनल और रिवाइज्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 30 की जगह 31 हो रहा है, तो आपका दोनों ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है और रेट भी चेंज हो रहा है, और लेबर आवर्स भी 15 मिनट्स की जगह 12 मिनट्स हो जा रहा है। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट आपको ऊपर में 1,10,000 दिया हुआ है, और एक्चुअल रिजल्ट्स 2.5 लाख kg एट द रेट 31.2, 23,000 आवर्स एट द रेट 300। ऐसा करके आपका एक्चुअल का भी डिटेल्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आप एक बार खाली मतलब प्रैक्टिस करने के हिसाब से एक बार वो कॉस्ट कार्ड जो बनाते हैं ना वो देख लो कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। प्लानिंग ऑपरेटिंग का वो बन गया तो उसके बाद तो वेरिएंस निकालना कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप देख लो यहाँ पर बस बेसिकली ये डिटेल्स है, पर ये बन रहा है कि नहीं आपसे वही आपको देखना, और वेरिएंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ओरिजिनल वर्सेस रिवाइज से आपका आ जाएगा प्राइस, प्लानिंग वेरिएंस, प्राइस, यूसेज और कॉस्ट। रिवाइज वर्सेस एक्चुअल से ऑपरेटिंग वेरिएंस आएगा, प्राइस, यूसेज और कॉस्ट। ओरिजिनल वर्सेस एक्चुअल से ट्रेडिशनल आएगा। तो ट्रेडिशनल ऐसे पूछा नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन में ट्रेडिशनल निकाला हुआ है। ठीक है, और एक ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग एबीसी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो इसके लिए तो आपको जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस में वेरिएंस एनालिसिस मैंने बताया था कि शुड बी कैलकुलेटेड लाइक वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, तो वैसे इसका भी दोनों का कार्ड बनेगा। ठीक है, इसका भी कार्ड बनेगा, बट इसमें वो प्लानिंग और ऑपरेटिंग नहीं है। कार्ड बनेगा कि ये 8,000 2,000 जो है वो आपका 1 लाख यूनिट के लिए, तो 1,10,000 के लिए क्या होगा, उन सब का रेट यहाँ से मिल जाएगा आपको, और एक्चुअल का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे भी दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, हैंडलिंग का अलग, सेटअप का अलग। तो ऊपर भी आप नज़र डाल लो एक बार कि ये सम पूरा ही हो जाए। हैंडलिंग का अलग आएगा और सेटअप का अलग आएगा। कार्ड नहीं बनाते, बस यहाँ पर
हम लोग जब क्लास में करते हैं ना तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं इस तरह का हर बार, कार्ड जैसा, इसको कार्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट अगर आप यहाँ पे निकाल लेते हो तो सम सॉल्व करना ईजी हो जाता है। 16 नंबर के बाद है 20 नंबर, 20 में आ जाओ। KRI था, सॉरी क्या मैंने लिखा था ना, KRI। तो इसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, और फिर देखो एक्चुअल में डायरेक्ट लेबर का डिटेल्स आपको बजट एक्चुअल मिल गया, बट इस बार मटेरियल का भी एक्चुअल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बार यूनिक चीज़ क्या है, मटेरियल का भी एक्चुअल दिया हुआ है। इसके जैसा जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, बट क्वेश्चन नंबर 5 में ना ये नहीं दिया हुआ था, बट दिस वॉज नॉट गिवन, दिस वॉज नॉट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग देखते देखते सोचे कि यार उसको क्यों दिया हुआ, बट उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। बट इस सब में क्या है, लेबर रेट है, लेबर एफिशिएंसी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करते समय आप देखना, एक तो यहाँ पे लिख दिया है कि भाई यहाँ पर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आया, देखो रेट आपका फेवरेबल आया और एफिशिएंसी यहाँ पर एडवर्स आया है, मतलब ज़्यादा रेट देकर काम गड़बड़ हो गया है। रेट कम दिया है, सॉरी रेट कम दिया है तभी फेवरेबल आया है, और रेट कम देकर काम गड़बड़ हो गया, एफिशिएंसी एडवर्स आ गया। So this could mean that less skilled labor was used than provided in the standard and this then lowered the efficiency। और एक इसमें नया चीज़ है कि ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस को भी लेके लिंक कर रहा है, जो नॉर्मली बच्चा सोच ही नहीं पाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा था नहीं। यूसेज वेरिएंस यहाँ पे 33,600 है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न दैट लेबर इनएफिशिएंट था बोलकर यहाँ पर भी दिखा, और यूसेज में भी इनएफिशिएंसी आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, मतलब यूसेज इनएफिशिएंट आने का भी एक कारण है कि लेबर इनएफिशिएंट है। तो इसका क्रॉस इम्पैक्ट ये वाला हम लोग नहीं दिखा पाते जनरली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस इम्पैक्ट ऑन MUV, जो हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं निकाले थे। और इसमें क्रॉस कनेक्शन में वो सब उतना डिटेल नहीं लिखने गए, और क्या क्या और रीज़न हो सकता है, जस्ट यही बता दिया कि ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, एफिशिएंसी लोअर होने का कारण ये लग रहा है, और उसका झलक हम लोग को मटेरियल हैंडलिंग में भी दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका लेबर वेरिएंस तक का बात। इसके बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आर नेक्स्ट, KRI सैनिटेशन था। तो ये क्वेश्चन 5 और 20 एक जैसा ही है, जस्ट दैट इसमें मटेरियल का यूसेज वेरिएंस का भी इफेक्ट बताया हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस किस बारे में, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस है। सो ये नॉर्मल लेबर रेट जैसा ही आता है, चेंज इन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स एंड चेंज इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट करके। फिर वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विथ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अगर ऐसा होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विथ आउटपुट प्रोड्यूस, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल के नेचर का है, तो उस समय वेरिएबल ओवरहेड का सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल वर्क माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विद लेबर आवर वर्क, तो ऊपर में जैसा है वैसा पता है। और एक केस होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विद कॉस्ट ड्राइवर्स। वेरिएबल ओवरहेड वेरीज विद एक और है कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, तो कॉस्ट ड्राइवर होगा तो एक्टिविटी वाइज यानी ABC में आपको जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडल टाइम इफेक्ट में वेरिएबल ओवरहेड का आइडल टाइम में लेबर के जैसा सेम ट्रीटमेंट है। नॉर्मली अगर आइडल टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन पे हुआ है जहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कंटिन्यू टू इनकर हो रहा है, तो जैसे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस आता है वैसे वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस भी आ जाएगा। बट इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि आइडल टाइम में फिक्स्ड ओवरहेड कंटिन्यू टू इनकर, बट वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट इनकर्ड बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड इज इनकर्ड व्हेन द वर्क इज कंटिन्यूड। तो इस केस में अगर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कार्ड अगर आपको बनाने बोला जाए, तो उस कॉस्ट कार्ड में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट आप लिखोगे, और उस एक्चुअल कॉस्ट में जब आवर्स बैठाओगे तो ये प्रोडक्टिव आवर्स ही बैठाओगे, आइडल आवर्स को कहीं सीन में नहीं लाओगे। बाकी ये जो है आवर्स रेट अमाउंट ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो प्रोडक्टिव आवर्स रेट और अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग साइलेंट वेरिएबल ओवरहेड कैन बी अज्यूम्ड टू बी वेरिंग विथ आवर्स वर्कड।
फिर है वेरिएबल ओवरहेड अंडर एबीसी अप्रोच। वेरिएबल ओवरहेड अंडर एबीसी अप्रोच, वेरिएबल ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच अगर है तो उसको अपने कैसे हैंडल करेंगे, वो वेरिएबल ओवरहेड अंडर एबीसी आपको ऑलरेडी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में समझाया था कि जो ड्राइवर्स है वो सारे के सारे जैसे मटेरियल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं वैसे ड्राइवर क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल के आपको सम करना है। फिर वेरिएबल ओवरहेड का भी रीजनिंग है कि इसमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्यों आ रहा है, इन्फ्लेशन के कारण, गवर्नमेंट के कारण, चेंज ऑफ टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ यूज़ के कारण आ सकता है, मिस्टेक्स इन प्लानिंग, रॉन्ग रेट लिया गया है, कंजर्वेटिव एस्टीमेट, जो कॉमन पॉइंट्स है वही है। ठीक है, एक नया चीज़ है बस चेंज इन टाइप ऑफ फैसिलिटीज़। ऑलराइट, फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का रीज़न इज सेम एज दैट ऑफ लेबर एफिशिएंसी, उसके लिए अलग से फर्दर एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है एसपीएस लिमिटेड का, जो नवंबर 19 एग्ज़ाम में आया था, ये वेरिएबल ओवरहेड से जुड़ा हुआ था, उसको आपको एक बार देख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, ये बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेस्ड वेरिएंसेस है। तो इसमें आप 3 एक्टिविटी देख रहे हैं, उनका आपको रेट दिया हुआ है, उनका आपको क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक्चुअल आउटपुट नीचे में दिया हुआ है, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। फिर रेट आपको दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। तो फिर आप सारा वेरिएंस निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ बोले, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एज कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन को थोड़ा ध्यान दे दोगे कि एसपीएस इनडायरेक्ट मटेरियल का एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में कि वो एडवर्स आया है, तो क्यों, गेस वर्क करो, रीजंस बताओ क्यों एडवर्स आया होगा। कुड हैव बीन कॉज्ड बाय इंफीरियर क्वालिटी, केयरलेसनेस हैंडलिंग, ठीक है, और could as a result of change in methods of production, product specification, or the way in which quality of the product is checked or controlled। तो ये सब जो जनरल रीजंस है वो लिखना है। प्रोडक्ट टेस्टिंग में दिस मे बी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर, फिर और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल आ रहा है। तो ये रीजंस मेरे को लगता है खाली एक बार आपको और देख लेना है, बाकी सब ठीक है। ऑलराइट, एक थर्ड पार्ट भी इजी है, आइडेंटिफाई द वेरिएंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एज पर द कंपनी पॉलिसी। तो इसमें एक रूल होता है, इफ बोथ फेवरेबल एंड एडवर्स वेरिएंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवर्स वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, फेवरेबल वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे जो 5% ऑफ फ्लेक्सिबल बजट मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट से ज़्यादा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है देखो फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच अगर अपने फॉलो करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन विच इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिर उसका 2 पार्ट होगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज एओ माइनस बीओ इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। वॉल्यूम का 3 कारण माना जाता है, काला कापा एफी, उसके 2 बेटा 1 बेटी, काला कापा 2 बेटा, काला माने कैलेंडर, कापा मतलब कैपेसिटी, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी। काला माने कैलेंडर वेरिएंस कैसे आएगा, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे। कैपेसिटी इस बार रिवाइज होकर आता है विच इज़ एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आर इन एक्चुअल डेज, बिकॉज कैलेंडर जब आ रहा है तो कैपेसिटी रिवाइज वाला होगा, बजटेड आर इन एक्चुअल डेज इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फिर एफिशिएंसी कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सो काला कापा एफी को जोड़कर आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, राइट, और वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को जोड़ के आ जाएगा कॉस्ट। और फिक्स्ड ओवरहेड में अंडर मार्जिनल अप्रोच जब निकालते हैं तो उसमें उसका रिलेशन वॉल्यूम से नहीं होता, तो उसका जो कॉस्ट वेरिएंस होता है वो इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर फिक्स्ड ओवरहेड का रेशियोज होता है, रेशियोज में एक होता है वॉल्यूम रेशियो, दूसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, तीसरा होता है वॉल्यूम रेशियो ही एक्टिविटी रेशियो होता है, दूसरा होता है कैपेसिटी रेशियो, तीसरा होता है एफिशिएंसी रेशियो। तो वॉल्यूम रेशियो या एक्टिविटी रेशियो कैसे आता है, एओ बाई बीओ या फिर स्टैंडर्ड आवर फॉर एओ बाई बजटेड आवर करके। अब देखते चलो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एओ डिवाइडेड बाई बजटेड आवर करके। इसी से हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस का भी एक और नया रिलेशनशिप निकाल पाते हैं विच इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एओ माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब वो चीज़ यहाँ से भी डिराइव हो सकता है, ये वॉल्यूम वेरिएंस से भी,
कि यहाँ पर अगर आप ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट को तोड़ दें स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू रेट पर आवर से, तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू अंदर चला जाएगा, तो एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड आवर और बजट आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड आवर, उसको मल्टीप्लाई करने से फिर ये रिजल्ट आएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजट आवर फॉर बजट आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। नेक्स्ट है कैपेसिटी रेशियो विच इज एक्चुअल आवर माइनस बजट आवर। फिर है एफिशिएंसी रेशियो विच इज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। फिर वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी होता है। फिर आता है कैलेंडर रेशियो, एक बहुत पॉपुलर है विच इज एक्चुअल डेज बाई बजटेड डेज। फिर दो रेशियो और है जो ज़्यादातर आता नहीं है बट फिर भी जान के रखना है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो विच इज एक्चुअल आवर बाई मैक्सिमम बजटेड आवर बाई मैक्सिमम आवर, और एक एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो विच इज एक्चुअल आवर बाई मैक्सिमम आवर। जहाँ कैपेसिटी यूसेज टर्म यूज़ हो रहा है वहाँ पर मैक्सिमम आवर्स आएगा, जहाँ पे कैपेसिटी यूसेज टर्म यूज़ हो रहा है वहाँ पर मैक्सिमम आवर्स आएगा। So actual capacity usage ratio is actual hour by maximum hour. Standard capacity usage ratio is budget hour by maximum hour. Interpretation is if the ratio is greater than 1 or 100%, we say the performance is favorable. फिर रीजंस फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का रीज़न क्या हो सकता है? कॉस्ट बाय स्पेंडिंग इन एक्सेस ऑफ द बजट, ज़्यादा खर्चा कर दिया। इंक्रीज ड्यू टू पास्ट अग्रीमेंट्स और कमिटमेंट्स। फिर पुअर नेगोशिएशन स्किल्स, रॉन्ग एस्टिमेट, ये सब कॉमन पॉइंट है, बट पास्ट अग्रीमेंट और कमिटमेंट एक नया पॉइंट है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड में ना रेट हर साल अग्रीमेंट के कारण जैसे रेंट का हर साल 5% बढ़ेगा, सैलरी में बोल दिया गया हर साल 10% बढ़ेगा। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस इज लैक ऑफ सुपरविजन। व्हाट इज़ वॉल्यूम वेरिएंस? लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हो सकता है। वॉल्यूम का मेन रीज़न है कि आपने फैक्ट्री को पूरा खोला नहीं, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन नहीं किया, इनएफिशिएंटली काम किया, ठीक है, आपका एवरेज टाइम पर डे के बेसिस में यूज़ नहीं हुआ, स्पेशल हॉलीडेज हो गया, लॉस ऑफ वर्किंग टाइम हो गया, इनएफिशिएंसी हो गई, टारगेट कम्युनिकेट नहीं किया गया बिफोर हैंड, पहले से बताया नहीं गया, एवरेज डेली वर्किंग टाइम नॉट यूटिलाइज्ड, जिससे कैपेसिटी वेरिएंस आता है। लैक ऑफ सुपरविजन, ध्यान नहीं दिया प्रोडक्शन मैनेजर ने। कैलेंडर वेरिएंस क्यों आता है? कैलेंडर वेरिएंस स्पेशल हॉलीडेज को एकोमोडेट करता है, तो वो हो सकता है ड्यू टू स्ट्राइक, फ्लड, हैवी रेन, पॉलिटिकल इशू, यूजुअली ऑल आर अनकंट्रोलेबल। फिर कैपेसिटी वेरिएंस कैसे आता है? ये अगर कैलेंडर आ रहा है तो कैपेसिटी कंट्रोलेबल हो जाता है। इफ कैलेंडर हैज़ बिन कंप्यूटेड देन कैपेसिटी इज कंट्रोलेबल। तो वो किस कारण से आ रहा है? वर्कर इनडिसिप्लिन्ड है, देरी से आता है, जल्दी चला जाता है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ डेली लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स। फिर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस इज जस्ट लाइक लेबर एफिशिएंसी। तो लेबर एफिशिएंसी का जितना रीज़न है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड इंटर में तो आपको याद होगा बहुत उससे क्वेश्चंस वगैरह बनते थे। अभी अपने पास कोइंसिडेंटली उतना कोई क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, जस्ट ये रेशियोज़ को लेकर एक केस स्टडी डाइजेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 25। मैं आपको केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूँ। केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 25 अभी मेरे डीजेबी बुक में है, वो भाटिया मोटर वर्क्स। आप देख लेना, ये क्वेश्चन केस स्टडी डाइजेस्ट का है। तो इसमें वो रेशियोज़ वगैरह निकलवा रहा है, ठीक है, और भी बहुत कुछ पूछ रहा है। एक्सप्लेन प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस, इज फेवरेबल वेरिएंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एफिशिएंसी, इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, नो इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ वेरिएंस। फिर आपको यहाँ पर लर्निंग कर्व को लेकर एक नया स्टैंडर्ड निकालना है। फिर रिवाइज बजट आवर्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजिंग लर्निंग कर्व, ठीक है। फिर एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट कंट्रोल रेशियोज़। ये कंट्रोल रेशियोज़ मतलब ही 3 रेशियो है जो मैं बता रहा था, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आ रहा है टोटल ओवरहेड वेरिएंस। टोटल ओवरहेड वेरिएंस को थोड़ा ढंग से सीखो। इसमें सबसे पहले आता है 3 वेरिएंस मेथड, अपने इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल ओवरहेड वेरिएंस को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तीसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये कैसे आ रहा है, जैसे देखो, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट में एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी है, फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट में एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम है।
तो क्या हो रहा है, दोनों एक्सपेंडिचर को कंबाइन करके यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर बन गया। एफिशिएंसी एज इट इज़ आ गया वेरिएबल ओवरहेड का, वॉल्यूम एज इट इज़ आ गया फिक्स्ड ओवरहेड का, तो तीनों को मिला के बन गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तीनों को मिला के आ गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तीनों को मिला के आ गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये एक्सपेंडिचर का है, दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ के टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और एफिशिएंसी और वॉल्यूम आपका अलग अलग आ गया, राइट। सो दिस इज योर टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें 3 पार्ट होता है, 3 मेथड वेरिएंस भी बोलते हैं या 3 पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रख के यूज़ करना होता है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट के लॉजिक से आ जाएगा। और टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आएगा, ये आएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर इंटू एक्चुअल आवर प्लस बजट फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल टोटल ओवरहेड। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर इंटू एक्चुअल ओवरहेड प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये बेसिकली पॉइंट कैसे आ रहा है ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर कैसे आता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स करके आता है ना। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। फिर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर कैसे आता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब सोचो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन किया तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, फिर माइनस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बना, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इंटू एक्चुअल आवर प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, माइनस इन दोनों को जोड़ा तो एक्चुअल टोटल ओवरहेड, राइट। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस एक्चुअल टोटल ओवरहेड। ओके, इसके बाद फिर आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वो जैसे आता है वैसे ही है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम इज AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है, सो विद दिस टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका हो गया। अब इस टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको कब यूज़ करना है। जब क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल अमाउंट और फिक्स ओवरहेड का एक्चुअल अमाउंट का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, बट दोनों को कंबाइन करके एक टोटल अमाउंट दिया हुआ, तब इसको यूज़ करना है। इसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन मैं रेकमेंड करूँगा, हालांकि 2 क्वेश्चन है वैसे अपने पास। एक है क्वेश्चन नंबर 12, ये पुराना ही क्वेश्चन है एप्पल लिमिटेड का, जो नवंबर 18 एग्जाम में आया, जो शुरुआत से मिस्टेक है इंस्टीट्यूट का और फिर मिस्टेक पूछ लिया, मिस्टेक वाला क्वेश्चन ही। और एक क्वेश्चन 24 है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो जुलाई 21 में आया है। ये थोड़ा सा देखने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका अगर नहीं किया हुआ है तो आप करने नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें 12 और 24 सीधा, पहले 24 ही देख लो आप बगल में, ये 24 ये वाला क्वेश्चन, आरबीसी कंपनी बोलकर uses 2 variance analysis for overhead variances। ठीक है, practical capacity is defined as 48 setup and 48,000 hours to manufacture 9,600 units for the year। तो these are your budgeted details। फिर उसके बाद selected data for 2021 is as follows। budget fixed factory overhead दोनों को जोड़ के 396 आ गया। फिर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड माने ये एक्चुअल टोटल ओवरहेड है। ठीक है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड बोल रहा है, तो एक्चुअल टोटल ओवरहेड है। तो क्या है ना, मेन एक्चुअल में जब कभी भी वेरिएबल और फिक्स का ब्रेकअप नहीं है तो टोटल ओवरहेड वेरिएंस ही निकलता है। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट में सेटअप का और मशीन आवर का दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड फॉर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट बोल के दिया हुआ है। मशीन आवर एक्चुअली वर्कड, ये एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है। एक्चुअल नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है। तो पहला सवाल है कंप्यूट टोटल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड ओवरहेड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। तो इसमें नॉर्मली 3 पॉइंट होता है ना, एक होता है टोटल स्पेंडिंग, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। यहाँ पे 2 पॉइंट बोला है, तो 2 पॉइंट बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 वेरिएंस मतलब जो टोटल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस है उसको 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक पार्ट में तोड़ा जाएगा जो है टोटल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा पार्ट में तोड़ा जाएगा जिसका नाम है वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता है। ये कैसे पता चलता है, ये नाम देख के समझना पड़ता है। ये टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड एफिशिएंसी मतलब ये वेरिएबल का ही हो सकता है, और फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम यहाँ बोला ही नहीं है।
और टोटल फिक्स ओवरहेड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस जो बोल रहा है वो कॉस्ट वेरिएंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फिक्स्ड ओवरहेड को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट यदि नहीं किया है, इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड इज अंडर मार्जिनल अप्रोच। फिक्स्ड ओवरहेड को मार्जिनल अप्रोच से डील किया जाएगा, मतलब उसको वॉल्यूम के साथ मोल्ड नहीं किया जा सकता, विल बी डेल्ट अंडर मार्जिनल अप्रोच। तो मेरा एक दरख्वास्त है कि इसका यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, आप अगर ये सम अटेम्प्ट करो, अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो ये वाला सम को एटलीस्ट करके देख लो इस QR कोड की मदद से, क्योंकि इसमें नया चीज़ है कि कैसे इसको यहाँ पे सेकेंड पार्ट में भी फिर ये वाला फिक्स्ड ओवरहेड को वेरिएबल ओवरहेड मानने बोल रहा है। तो नया वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो क्या आएगा, और ठीक है ये वाला सेटअप वाला कॉस्ट को भी बोल रहा है ये लोग वेरिएबल बना दो और सबको मशीन आवर्स ही चार्ज करो। तो वो कैसे उसको वर्कआउट कर रहे हैं, मैं अभी घुसूंगा तो इसमें 45 मिनट लग जाएगा, तो आप मुझे उसमें मत घुसवाइए क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो मेरा एक कहना है कि मेरी बात मानकर ये क्वेश्चन का एक बार ये सॉल्यूशन एक बार स्कैन करके यहाँ पर देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा बार वापस स्कैन करके आप देख लेना। ठीक है, जुलाई 21 का आप ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल में भी खोजोगे ना, जुलाई 21 SJC सतीश जल आंसर सॉल्यूशन, तो भी मिल सकता है आपको। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन एक रिकमेंडेड है कि आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं भी घुस नहीं रहा, इसमें कई सारा झोल है, मैंने बताया भी नहीं, बस आपको ये बताया कि 2 पॉइंट मेथड में यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट मेथड है तो एक 2 पॉइंट मेथड होता है, उसमें क्या हो रहा है, टोटल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस है और उस कॉस्ट वेरिएंस का दो पार्ट है। पहला पार्ट है टोटल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस यानी एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा पार्ट है टोटल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर के बाद वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। समझ गए? नेक्स्ट आ रहा है वेरिएंस बेस्ड ऑन रेशियोज, ये एक नॉलेज पर्पस के लिए अभी रखो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे MPV MUV आपका माइनस करके निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसमें डिवाइड करके निकालते हैं। डिवाइड करते समय कौन सा ऊपर होगा, तो लॉजिकली ये टेबल बनाया हुआ है कि अगर कॉस्ट वेरिएंस है और एडवर्स लग रहा है मतलब ग्रेटर देन 1 है, कॉस्ट वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो लेस देन 1 है, सेल्स वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो ग्रेटर देन 1 है, सेल्स वेरिएंस अगर एडवर्स है तो लेस देन 1 है। उस लॉजिक से आपको पता करना पड़ता है किसको बाई किसको करे तो मेरा ये आ जाए। इसमें क्रॉस चेक भी MCV इज इक्वल टू फिर MPV इंटू MUV करके होता है। इसका एक रफ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि 500 का 660 लग गया तो कॉस्ट ज़्यादा लग गया मतलब एडवर्स, एडवर्स मतलब ग्रेटर देन 100%, ग्रेटर देन 100% आने के लिए 660 बाई 500। ऐसे प्राइस भी 5 का 6 लग गया तो ज़्यादा लग गया मतलब एडवर्स, प्राइस कॉस्ट ज़्यादा लग जाए तो एडवर्स, तो ज़्यादा लग गया तो एडवर्स, एडवर्स आने के लिए 6 बाई 5 लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेल्स रेशियोज भी बन जाता है, एक्चुअल सेल्स बाई बजटेड सेल्स, फिर एक्चुअल प्राइस बाई बजटेड प्राइस और एक्चुअल आउटपुट बाई बजटेड आउटपुट। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट वेरिएंस, ये भी नॉलेज के लिए अगर कभी आ जाए तो स्टैंडर्ड सेलिंग एक्सपेंस और एक्चुअल आउटपुट सोल्ड माइनस बजट सेलिंग एक्सपेंस माइनस एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस, जैसे आता है वैसे ही बस एक्चुअल आउटपुट सोल्ड पे करना होता है। फिर सेल्स वैल्यू वेरिएंस है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस होता है और एक सेल्स मार्जिन वेरिएंस होता है। वैल्यू वेरिएंस रेवेन्यू पे होता है और मार्जिन वेरिएंस प्रॉफिट पर यूनिट पे होता है। तो सेल्स का हायरार्की पूरा समझ लीजिए, पहले मार्जिन में ही आपको सिखाएंगे। एक है आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस, दूसरा है उसके अंदर प्राइस और वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर है मिक्स और क्वांटिटी, यील्ड नहीं क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी के अंदर है मार्केट साइज और मार्केट शेयर। ये देखो ये चार्ट पहले ध्यान रख लो, ठीक है। और कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है ना, उल्टा हो जाता है, एक्चुअल पहले आ जाता है, क्योंकि सेल्स में अगर सोचा हुआ वैल्यू से ज़्यादा सेल कर गए तो फेवरेबल हो गया, तो फेवरेबल दिखाने के लिए प्लस में दिखाना है, प्लस में दिखाने के लिए एक्चुअल सेल्स को आगे करना है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजट सेल्स करेंगे, एक्चुअल सेल्स माइनस बजट सेल्स करेंगे। फिर प्राइस में एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल आउटपुट। फिर वॉल्यूम में आप क्या करोगे, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजट आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। फिर वॉल्यूम से आप दो पार्ट करोगे अगर मिक्स और क्वांटिटी, तो मिक्स वेरिएंस है, व्हाट विल बी मिक्स वेरिएंस,
मिक्स वेरिएंस विल बी व्हाट योर, पहले क्या होता था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होता था. अभी क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. देखो एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब टोटल एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन. फिर क्वांटिटी वेरिएंस कैसे आएगा, टोटल एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल बजट आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस. साइज वेरिएंस कैसे आएगा, इंडस्ट्री साइज को कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री साइज एक्चुअल इंडस्ट्री साइज माइनस बजट इंडस्ट्री साइज इनटू, उसमें मेरा पूरा तो नहीं होगा, इनटू बजटेड शेयर परसेंटेज इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस. देखो एक्चुअल इंडस्ट्री साइज माइनस बजट इंडस्ट्री साइज इनटू शेयर परसेंटेज इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस. फिर शेयर वेरिएंस निकालने के लिए एक्चुअल शेयर परसेंटेज माइनस बजटेड शेयर परसेंटेज. अब ये शेयर का वर्किंग होता है ऑन एक्चुअल इंडस्ट्री साइज, यहाँ पे देखना, इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री साइज इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस. ठीक है, इसको करने का एक और तरीका होता है एक्स पोस्ट और एक्स आंते वाले कॉन्सेप्ट से, प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस के कॉन्सेप्ट से. जैसे एक्स आंते होता है मेरा बजटेड इंडस्ट्री साइज के हिसाब से. बजटेड इंडस्ट्री साइज मान लीजिए मैंने सोचा था 1,00,000 यूनिट, उसमें मैंने अपना शेयर सोचा था बजटेड शेयर 10%. तो मेरा आउटपुट मैंने देख लिया, मेरा आना चाहिए 10,000. तो ये बजटेड आउटपुट है, ये एक्स आंते है. फिर एक्चुअल में क्या हुआ, इंडस्ट्री साइज हो गया एक्चुअल में 1,50,000 का, और शेयर आया 15% का, और आउटपुट आ गया 1,50,000 का, 15% होता है तो 22,500. 1,50,000 का 15% होता है 22,500. ठीक है, एक्चुअल में आउटपुट आता है 22,500. ऑलराइट, सो ये एक्स आंते हैं, ये एक्चुअल है, ये एक्स आंते हैं, ये एक्चुअल है. अब इससे एक्सपोस्ट बनाया जा सकता है. एक्सपोस्ट कहता है कि आपको अपना स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करना इन द लाइट ऑफ एक्चुअल. तो एक्चुअल इंडस्ट्री साइज के हिसाब से मेरा शेयर कितना होना चाहिए, मेरा एक्चुअल इंडस्ट्री साइज के हिसाब से शेयर 10% अगर होता तो आउटपुट होना चाहिए 15,000. तो 10 से 15 का जो डिफरेंस है इसको अपने बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस, और ये प्लानिंग वेरिएंस का नाम है मार्केट साइज वेरिएंस. मार्केट साइज हमारे हाथ में नहीं होता, नॉर्मली अनकंट्रोलेबल होता है. अब इसी को साइज को अगर आप इस तरह से देखोगे, एक्चुअल इंडस्ट्री साइज विच इज़ 1,50,000 माइनस बजट इंडस्ट्री साइज विच इज़ 1,00,000, ठीक है, इनटू बजटेड शेयर विच इज़ 10%. तो मेरा 1,50,000 माइनस 1,00,000 करेगा 50,000, 50,000 का 10% हुआ 5,000. तो मार्केट साइज वेरिएंस भी कितना है, 5,000. मार्केट साइज वेरिएंस भी अभी भी कितना है, 5,000. ठीक है, प्लानिंग वेरिएंस में 1,50,000 माइनस 1,00,000 इज 50,000 इंटू 10% इज 5,000. ऑलराइट, 1,50,000 माइनस 1,00,000 यानी 50,000 इंटू 10% इज 5,000. ऑलराइट, ओके. तो प्लानिंग वेरिएंस इज व्हाट, हाउ मच इट इज, 5,000. तो ये 5,000 10 और 15 से भी आ रहा है, और वो वाला ऊपर से भी आ रहा है. इंडस्ट्री साइज माइनस बजट इंडस्ट्री साइज 1,50,000 माइनस 1,00,000 50,000 इंटू 10%. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ रिवाइज सेल्स माइनस बजट सेल्स. एक्स पोस्ट माने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड होता है ना, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स लिखना था मेरे को, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स माइनस बजटेड सेल्स. तो ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट होता है और ये ओरिजिनल होता है. तो ये बताना था आपको कि मार्केट साइज वेरिएंस ही प्लानिंग है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये ऑपरेटिंग है. रिवाइज वर्सेस एक्चुअल इज ऑपरेटिंग वेरिएंस एंड दैट इज कॉल्ड एज शेयर. दिस इज योर शेयर वेरिएंस. तो शेयर वेरिएंस कैसे आ रहा है, एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज्ड सेल्स. देखो एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स, actual sales minus revised standard sales. ठीक है, actual sales minus revised standard sales.
आगे बढ़े। सो नेक्स्ट इज सेल्स प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट इज सेल्स प्राइस वेरिएंस। उसका रीज़न क्या है? रीज़न इज़ हायर डिस्काउंट आपने दे दिया, बल्क बाइंग किया किसी ने, लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, अगर कोई कैंपेन किया उसके कारण आपने प्राइस कम किया या बढ़ाया, पुअर परफॉर्मेंस बाय सेल्स मैनेजर, वो नेगोशिएट नहीं कर पाया, मार्केट कंडीशंस में प्रॉब्लम है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में चेंज इन मिक्स के कारण ये प्रोपोर्शन हिला दिया आपने अलग अलग प्रोडक्ट का, या फिर चेंज इन इंडस्ट्री साइज़ के कारण, इंडस्ट्री साइज़ आपने गड़बड़ कर दिया उसके कारण। फिर थर्ड है चेंज इन मार्केट शेयर के कारण, मार्केट किसी और का आपके पास चला गया, आपके पास किसी और का मार्केट आ गया। फिर है सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन मिक्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन मिक्स। और सेल्स मिक्स वेरिएंस में क्यों मिक्स वेरिएंस आ रहा है, उसका कारण है कि हमारे मैनेजर्स को आइडिया ही नहीं कि मिक्स चेंज करने से क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, इसलिए वो लोग कुछ भी बेच देते थे, जब वो बिक जाता था वो बेच देते थे। फिर सेल्स मैनेजर्स इनएबिलिटी टू पिच द मिक्स ऑफ सेल्स टू द कस्टमर, सेल्स मैनेजर की इनएबिलिटी थी या हम लोगों ने ठीक से बताया नहीं था। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आने का क्या कारण है? जो उसका दो सब पार्ट है, इंडस्ट्री साइज़ बढ़ गया घट गया, या फिर मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटर लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर ट्रेडिशनल प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जो मार्केट साइज वेरिएंस है जिसको ग्रोथ वेरिएंस भी बोलते हैं, वो प्लानिंग वेरिएंस है, वो अनकंट्रोलेबल होता है। और मार्केट शेयर वेरिएंस है जो ऑपरेटिंग वेरिएंस है, जो कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, एक साइज शेयर का बीसीजी मैट्रिक्स से इंटर कनेक्शन है, हालांकि ये नॉलेज पर्पज़ के लिए आप अभी मान के चलें। ठीक है, कि अगर मेरा दोनों फेवरेबल हुआ तो हम लोग स्टार सिचुएशन में, ठीक है, उस लॉजिक से दोनों एडवर्स है तो हम लोग डॉग सिचुएशन में। ये सिचुएशंस हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से रिकनेक्ट करके भी देख सकते हैं। अब बात यह है कि सेल्स मैनेजर के लिए अप्रोप्रिएट वेरिएंस जो होता है वो होता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। अप्रोप्रिएट वेरिएंस इज नॉट सेल्स वैल्यू वेरिएंस, क्योंकि वैल्यू वो बढ़ा देगा, अगर रेवेन्यू बढ़ा देगा तो ज़रूरी नहीं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक इम्प्लाइड चीज़ होता है कि रेवेन्यू बढ़ गया तो मतलब प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा कंपनी का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कंपनी के प्राइसिंग पॉलिसी के हिसाब से एक प्रोडक्ट है जो बहुत अंडर प्राइस्ड है, जिसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता है, और एक प्रोडक्ट है जो वेल प्राइस्ड है, नॉर्मली प्राइस्ड है, जिसमें प्रॉफिट भी होता है। तो हम लोग का उम्मीद था कि हमारा सेल्स मैनेजर दोनों को बेच के हमारे लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू लाएगा जिससे हमारा प्रॉफिट होगा। बट सेल्स मैनेजर क्या किया, वो ज़्यादा बेच देता है जो जल्दी बिक जाता है। तो यानी कि वो इसको बेच दिया जो अंडर प्राइस है, क्या कर दिया, इसको बेच दिया जो ज़्यादा अंडर प्राइस है। तो अंडर प्राइस चीज़ों को ज़्यादा बेच देगा तो रेवेन्यू तो ज़्यादा आ जाएगा, बट वो अंडर प्राइस्ड है बोलकर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा, तो ओवरऑल आप लॉस में जा सकते हो। इसलिए सेल्स मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सेल्स रेवेन्यू नहीं, सेल्स मार्जिन में जाना ज़्यादा सही है। सेल्स मार्जिन में ज़्यादा सही है। उसका रीज़न सिंपल है कि रेवेन्यू ज़्यादा लाएगा, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमारी पॉलिसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस्ड हो सकते हैं, और अंडर प्राइस चीज़ों में हम लॉस भी कर रहे होंगे, ऐसा भी है, और कस्टमर उसको चाहता है। तो सेल्स मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेच दिया तो रेवेन्यू तो बढ़ गया, बट उस तो ऑलरेडी हम लोग ऐसा प्राइस करके रखे जिसमें 1 रुपये 2 रुपये का लॉस ही खा रहे हैं, तो उससे मेरा लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। इसलिए सेल्स मैनेजर्स को पहले दिन से बता देना चाहिए कि भैया जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है, तो उससे प्रॉफिट इतना आने का बात है। तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी अगर आ रहा है तब हम तुमको रिवॉर्ड देंगे। तुम अगर मेरा खाली रेवेन्यू को बढ़ाने का सोच रहे हो तो हम रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो सेल्स मैनेजर को क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कि उसको कॉस्ट भी ध्यान रखना है। अब कॉस्ट माने सेल्स मैनेजर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस हो तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़िए, वो कॉस्ट वेरिएंस में समझिए। सेल्स वेरिएंस में कॉस्ट वेरिएंस नहीं आना चाहिए। तो सेल्स मार्जिन वेरिएंस के समय चाहे आप एक्चुअल प्रॉफिट देख रहे हो या फिर स्टैंडर्ड प्रॉफिट देख रहे हो, दोनों में स्टैंडर्ड कॉस्ट ही यूज़ होता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालो या बजटेड प्रॉफिट निकालो। जैसे सेल्स वैल्यू वेरिएंस था एग्जैक्टली वैसे ही सेल्स प्रॉफिट वेरिएंस है, जस्ट दैट वहाँ पे रेवेन्यू देख रहे थे, यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे। बट यहाँ पे प्रॉफिट जब निकालेंगे तो एक्चुअल का निकालें या फिर स्टैंडर्ड का निकालें, दोनों केस में प्रॉफिट स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से ही निकाला जाएगा। दोनों के केस में प्रॉफिट स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो सेल्स प्रॉफिट वेरिएंस से आप दो पार्ट कर लीजिए।
एक है सेल्स प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, दूसरा है सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस इज एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब बात ये कि एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज हुआ है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है यदि, तो बच जाता है एक्चुअल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, यानी जो प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस है दैट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस। उसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर वॉल्यूम वेरिएंस का वही कहानी है, मिक्स और क्वांटिटी, क्वांटिटी का वही कहानी है, साइज और शेयर। साइज इज योर प्लानिंग वेरिएंस, शेयर इज योर ऑपरेटिंग वेरिएंस, सारा कहानी वही है। अब क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है कि मार्जिन निकालना है। जब क्वेश्चन में कॉस्ट का भी डिटेल, स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी डिटेल दिया हुआ है और सेल्स वेरिएंस निकालने बोल रहे हैं, मतलब मार्जिन वाला ही निकालोगे। अब मार्जिन मतलब एक एब्जॉर्प्शन अप्रोच से चलते हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से चलते हैं। एब्जॉर्प्शन अप्रोच बोलता है कि कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों, तो उस समय मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। और इस तरफ अगर हम आ जाए, कॉस्ट मतलब होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए मार्जिन मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा। सम्स में वेरिएबल कॉस्ट है तो मार्जिन की जगह आप वर्ड कंट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सम्स में अगर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों है तो आप एब्जॉर्प्शन अप्रोच यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके ऊपर अपने पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। सेल्स मार्जिन के ऊपर, सेल्स मार्जिन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, आप कृपया करके उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 19। 2 नंबर है क्वींसलैंड केमिकल्स के नाम से, क्वींसलैंड केमिकल्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6 है टी टेक इज अ ताइवान के नाम से। और क्वेश्चन नंबर 19 है ZM इंक MTP May 20 के नाम से। ऑलराइट, तो 2, 6 और 19 में अगर हम चलें तो इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप एक बार। 2 नंबर थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें क्या है, देखो 3 प्रोडक्ट है, C1 C2 C3। सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है, एवरेज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये सब बजट का डिटेल्स है। ओके, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और फिर कॉस्ट भी दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब समझ जाना, अगर सेल्स वेरिएंस पूछा तो मार्जिन में ही जाना है। फिर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स यहाँ पे दे रहा है, उसका सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है। इसमें ध्यान देना, एक्चुअल कॉस्ट कोई काम का नहीं है, नो यूज़, दिस इज ऑफ नो यूज़। ये चुड़ैल है हमारे भाषा में, याद है आपको, जो बिना काम का इन्फॉर्मेशन तो चुड़ैल। और एक्चुअल का लेबर रेट वगैरह दिया हुआ है। इंटरप्रेट करने बोल रहे हैं सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, लिख ही दिया है, मतलब मार्जिन वाला वेरिएंस निकालो। तो वो कैसे आएगा, वो आपको मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मालूम है, तो इससे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और फिर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब आप लोगे, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का तरीका होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, बस यही सम का ट्रिक है। तो इससे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और फिर उससे आप मिक्स और क्वांटिटी का जो फॉर्मूलाज है उसमें बैठाएंगे। फिर इंटरप्रेट लिखने बोल रहे हैं, आप ये ध्यान देना, इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट करते समय पहले ही तो ये बता देंगे कि भैया ये वाला वेरिएंस फेवरेबल है कि एडवर्स है, तो किस कारण से है, कि किसका प्रोपोर्शन C1 का ज़्यादा था कि C2 का ज़्यादा था कि C3 का ज़्यादा था, वो बताने बोल रहा है। ठीक है। और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस के बारे में यहाँ पे बोल देंगे, तो इट इज़ ओवरऑल नेट में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, मतलब
सेल्स टीम अच्छा कर पाया, अगर ये सच में ये वाला फेवरेबल आया तो सेल्स टीम अच्छा कर पाया, ये आप बोल सकते हो। हालांकि इंटरप्रिटेशन में ये भी बोला जा सकता है फर्दर कि आप इसको और फर्दर एडवांस वेरिएंस एनालिसिस करो बाय टेकिंग मार्केट साइज, बट उसके बारे में आंसर इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी वही सेल्स दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, तो प्रॉफिट आ जाएगा स्टैंडर्ड का। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, सेल्स यूनिट्स है, बट एक्चुअल में तो देखो कॉस्ट दिया हुआ भी नहीं। बट इस सब में यहाँ पर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कि एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस आया था इतना रुपया का, बट आई कॉम्पेंसेटेड दैट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आपका इतना आया, आई थिंक आई डिजर्व अ बोनस। तो क्वेश्चन में पूछेगा भाई बताओ इसको बोनस मिलना चाहिए कि नहीं। दूसरा बात यहाँ पे ये भी है कि मार्केट डिमांड फॉर 3000 वाट PMPO system was as budgeted as a result of suppliers reducing the price of supporting Ultra HD TV system. The total market for 5000 watt PMPO system was raised by 50% in Jan 2018. मार्केट साइज 50% से बढ़ा तो मेरा रिवाइज्ड सेल्स 50% ज़्यादा होना चाहिए। मेरा जो सेल है 500 की जगह ये ओरिजिनल सेल्स है, ये ओरिजिनल सेल्स है, तो रिवाइज सेल्स क्या होना चाहिए, एक्सपोस्ट जिसको आप बोलोगे वो होना चाहिए। क्या हुआ, ये रहा रिवाइज सेल्स हमारा कितना हो जाना चाहिए, 750 हो जाना चाहिए। इसका कोई रिवाइज नहीं हो रहा है, बोल रहा है सेम ही है। एक्चुअल से फिर कंपेयर करेंगे आप तो आपको पता चलेगा मार्केट साइज शेयर का डिफरेंस, प्लानिंग ऑपरेटिंग वेरिएंस भी आ जाएगा। कमेंट में नहीं, यहाँ पे कमेंट कैसे करना है ये देखना है। तो सेल्स मार्जिन मिक्स और वॉल्यूम, मिक्स वेरिएंस निकाल दिया, वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दिया, फिर कमेंट करते समय प्लानिंग और ऑपरेटिंग में घुस गए, प्लानिंग वेरिएंस और उसको बोला कि रिवाइज मार्केट साइज से आपको निकालना चाहिए मार्केट साइज वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस माने मार्केट साइज वेरिएंस, उसको जब निकाल रहे तो इतना फेवरेबल आ रहा है। उसके बाद अगर हम अपना आंसर देख रहे हैं, इट इज़ वाइटल टू मेक दिस डिस्टिंक्शन बिकॉज एज वी कैन सी from the scenario the measurement of case performance is incomplete if the revised market size is ignored। मेरा इतना रुपया फेवरेबल वेरिएंस आना चाहिए, इतना रुपया फेवरेबल वेरिएंस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आया कितना है, लेकिन आया कितना है, सिर्फ इतना ही आया है। इसका मतलब तुम मेरा फ़ायदा कुछ नहीं करा, तुम मेरा नुकसान कराओ। मेरे हिसाब से मार्केट साइज बढ़ गया तो उतना तो आना ही चाहिए था। अगर तुम उतना लाते तो बराबर रहता, ज़्यादा लाते तो समझते, बट तुम तो उससे भी कम लाके दिए हो, तुम तो उससे भी कम लाकर दिए हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, कमेंट ब्रीफली ऑन द मेजरमेंट ऑफ केस परफॉर्मेंस, जो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है। आपका जो साइड नोट्स आप उसको देख लीजिए। 6 नंबर के बाद एक और क्वेश्चन मैंने देखा 19 नंबर, आप जल्दी से 19 नंबर को देख लो। क्वेश्चन 19 को आप एक बार देखिए वापस, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मेन चीज़ है, देखो ये चार्ट वार्ट दिया हुआ है, तो इसमें चार्ट से पहले इंटरप्रेट करना है कि मिक्स क्वांटिटी को जोड़ के जरूर वॉल्यूम होगा, तो एक प्राइस वेरिएंस यहाँ मिसिंग है, तो आपको एक बोलना पड़ेगा कि सेल्स प्राइस वेरिएंस आपको निकालना है। और सेल्स वैल्यू वेरिएंस में दो पार्ट और है, प्राइस और वॉल्यूम। वैल्यू वेरिएंस का दो पार्ट और है, प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है। वैल्यू वेरिएंस का दो पार्ट और है, प्राइस और वॉल्यूम। तो प्राइस वेरिएंस यहाँ पे एक निकाला जा सकता है, बाकी सब तो दिया वही है। और फिर मेन चीज़ यहाँ स्ट्रेटजिक इनपुट क्या बोले भाई साहब, तो ये नहीं पढ़ा हो तो कोई बोलने नहीं पाएगा। तो पहले तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में वर्किंग करके प्राइस वेरिएंस दिखाना है, ये सब चार्ट वार्ट फिर से कोई नहीं बनाएगा। फिर प्राइस वेरिएंस करके बाकी सब खाली रीड कर लेगा कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो पहला इनपुट में ये प्राइस वेरिएंस का एनालिसिस है कि इसका प्राइस बढ़ाया गया है कि घटाया गया है, यहाँ पे प्राइस वेरिएंस निकाला गया है। तो ये देख के समझा जा रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस वेरिएंस है, यहाँ पे एडवर्स हो रहा है, यहाँ पे फेवरेबल हो रहा है। उससे कंक्लूजन निकाल रहा है कि
इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग ग्रोथ फेज में है, और दूसरा वाला जो है रेसिडेंशियल फ्लोरिंग वो डिक्लाइन फेज में है। तो उसको लेके इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं लोग, ठीक है, इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरा मार्केट साइज वेरिएंस को लेके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और फिर इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं कि आप यहाँ पर जो कंक्लूड कर पा रहे हो कि ग्रोथ स्टेज है और डिक्लाइन स्टेज है। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स हैव अ हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। अकॉर्डिंगली जेडएम में कंसिडर फेजिंग आउट डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल। ये है इनपुट। In view of shrinking market condition, it would be more profitable to phase out the weaker product and concentrate on fast moving and profitable product. At the same time, since domestic flooring roll still has significant demand, the strategy to phase out may have to be done in phased and well planned manner. In view of shrinking market size, ZM should not end up losing its market share due to phasing out of domestic. अब आप फेज आउट भी करो, लेकिन ऐसा फेज आउट मत करो कि फट से फेज आउट कर जाओ। धीरे धीरे प्लान्ड वे में फेज आउट करो कि आपका मार्केट शेयर भी खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस। तो ये मुझे लगा कि इनपुट के बारे में आपको बता देना चाहिए। ये अगर नहीं देखा हो ना तो एग्जाम में बनता ही नहीं है। आ जाओ, नेक्स्ट है सबसे संगीन पार्ट ऑफ द चैप्टर, विच इज यू नो दैट इज प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन। तो प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन इज रिकॉन्सिलिएशन ऑफ बजट प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसमें क्या क्या वेरिएंस बीच में आता है पहले वो समझ लो। दो तरह के वेरिएंस आते हैं, एक सेल्स मार्जिन वेरिएंस और दूसरा कॉस्ट वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वेरिएंस का दो सब पार्ट लेके चलना, मेन वाला टोटल वाला नहीं। सब पार्ट है, एक सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, दूसरा है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। एक है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, दूसरा है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का बहुत सारा पार्ट्स है, विच इज एनपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, लाइक दिस। ये आपका क्या है, कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट है। और ये आपका क्या है, ये आपका सेल्स मार्जिन का पार्ट है। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो इस तरह से आपका जब आप सारा वेरिएंस बजटेड प्रॉफिट में जोड़ दोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये तीन अप्रोच से हो सकता है, एक एब्जॉर्प्शन अप्रोच, एक मार्जिन अप्रोच, एक रेलेवेंट अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच मतलब जो अभी बोला वही है, उसमें मार्जिन माने प्रॉफिट। मार्जिन अप्रोच में जब जाएंगे तो मार्जिन माने होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में फ़र्क क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मार्जिन अप्रोच में सेल्स मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस और सेल्स मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। और फिर कॉस्ट वेरिएंस जैसा है वैसा ही आएगा, जस्ट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम नहीं आता उधर, उसके जगह फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर ही आता है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम नहीं आता तो वो कंट्रीब्यूशन का जो वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे हैं ना उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अगर एब्जॉर्प्शन अप्रोच में आप देखोगे प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस है और एक फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम हो गया ना, फिक्स्ड ओवरहेड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो उस तरह से कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। तो ये आ गया मार्जिनल अप्रोच। फिर आ रहा है रेलेवेंट अप्रोच। रेलेवेंट अप्रोच में नया चीज़ क्या है कि ये तभी लगाते हैं जब आपके यहाँ पे स्कैर्स इनपुट होता है। तो स्कैर्स इनपुट होने से, एक्स्ट्रा यूसेज होने से आपको इनपुट और मिलेगा नहीं, तो आपको समझ लीजिए कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट का इफेक्ट एमयूवी में और एलईवी में जोड़ना पड़ेगा, अगर एमयूवी स्कैर्स है और या फिर लेबर स्कैर्स है। दोनों एक साथ स्कैर्स नहीं आते क्वेश्चन में, क्या तो मटेरियल ही स्कैर्स आया। एमपीवी जैसे आता है वैसे ही आ रहा है। एमयूवी में आपको जैसे निकालते हो एमयूवी वो निकालोगे, प्लस जोड़ोगे कि जो मैंने मटेरियल एक्स्ट्रा यूज़ किया उसके कारण कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल इनटू एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड करके कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको एमयूवी में जोड़ना पड़ेगा। और जितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट यहाँ पे एमयूवी में जोड़ा उतना कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस से घटाना पड़ता है। कसम किया हुआ है तभी आपको समझ में आएगा। कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस से घटाना पड़ता है और एमयूवी में जोड़ देना पड़ता है। अगर लेबर स्कैर्स हो रखा है तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको कंट्रीब्यूशन लॉस जोड़ना पड़ेगा और उतना फिर कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस से हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे #1 मैंने कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम में और यहाँ पे #2 एमयू में दिया हुआ है। ये अज्यूम करके बना हुआ है कि मटेरियल स्कैर्स है। तो #1 और 2 का लॉजिक आपका यही है कि आपका जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आप जोड़ रहे हो, एमयूवी विल इंक्लूड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट।
स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू एक्स्ट्रा यूसेज, और उसी तरह से दिस विल एक्सक्लूड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ठीक है, ये वाला टेबल अभी छोड़ दो आप, ये क्रॉस चेक के लिए थोड़ा हाई फाई अभी छोड़ दो। प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस को लेकर भी आप पूरा प्रेजेंटेशन रिकॉन्सिलेशन का कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, सारा प्लानिंग वेरिएंस घुसाओगे तो पहुंचोगे रिवाइज पर, रिवाइज में सारा ऑपरेटिंग वेरिएंस घुसाओगे तो पहुंचोगे गोल पर। इट इज़ लाइक दिस। और ऐसे भी कॉलम प्रेजेंटेशन हो सकता है, थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल का वैल्यू है, फिर सेल्स प्राइस प्लस ट्रेडिशनल का वैल्यू, सो ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल मैच होगा, और प्लानिंग ऑपरेटिंग में बस उसका ब्रेकअप ऐसा प्रेजेंटेशन हो सकता है। कोनी लिमिटेड का क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा उसका रिकॉन्सिलेशन का। ये रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच का जो नोट्स है इसको पढ़ लोगे, अलग से थ्योरी में भी लिखा हुआ आ जाता है। कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में यूजुअल वेरिएंस माइनस लॉस शिफ्टेड टू प्रोडक्शन मैनेजर, और एमयूवी में यूजुअल वेरिएंस प्लस लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल्स। तो ये जब कभी भी कोई भी इनपुट मटेरियल या लेबर स्कैर्स में है, तब आप एक साथ दोनों स्कैर्स नहीं होगा है, मटेरियल स्कैर्स है तो लेबर स्कैर्स है, वैसे समझ के आपको करना पड़ेगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, रिकॉन्सिलेशन करने के बाद क्वेश्चन बोल देता है एनालिसिस करके बताओ। रिकॉन्सिलेशन करने के बाद क्वेश्चन कई बार बोल देता है एनालिसिस करके बताओ। तो एनालिसिस जो करने बोल दे रहा है उसमें क्या लिखोगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस फेवरेबल था कि एडवर्स था वो बताओगे। फिर एक एक वेरिएंस को लेके लिखना पड़ेगा कि मटेरियल वेरिएंस के साथ ये था, ये दायित्व लेगा उसका, वो दायित्व लेगा। फिर उसका अगर प्लानिंग और ऑपरेटिंग भी किया हो तो उसके बारे में लिखते चलोगे कि इतना पार्ट अनकंट्रोलेबल रीजंस के कारण हुआ, ये कंट्रोलेबल रीजंस के कारण हुआ, और एक वेरिएंस को दूसरा वेरिएंस से क्रॉस लिंक भी करोगे। इसके लिए जब तक आप सम का एनालिसिस पढ़ोगे नहीं, आपको लिखना आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर्स तो बता दे रहा हूँ, ओके। आप उसमें जो भी क्वेश्चंस है आपका किया हुआ उसका एनालिसिस पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। रिकॉन्सिलेशन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, एज यू नो। क्वेश्चन 1 है ओसाका नाम का, क्वेश्चन 4 है कोनी लिमिटेड जो नीचे भी मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन 9 है अ कंपनी इज़ प्लानिंग करके, जो मई 18 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 15 है इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1999 करके, आरटीपी मई 19 का क्वेश्चन है, नवंबर 19, आरटीपी नवंबर 19 का। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है वेल नोन फुटवियर, WF के नाम से। क्वेश्चन 26 है ड्यूरिंग सितंबर 2020, केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है। तो इतना सारा कौन करेगा। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 11 एक जैसा ही है, ट्राइडेंट टॉयज। और क्वेश्चन 23 है श्री मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, ये भी एक जैसा ही है, सेम ही है। एक करने से बाकी दो हो जाएगा। अब एक का प्रेजेंटेशन देख लो तो बाकी दो फ्री है। अब इसमें इतना सारा में सिर्फ वही क्वेश्चन को देखना है जिसमें एनालिसिस और कमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा में घुसने का देखो, मेरे को मेरा उद्देश्य से फिर डाइवर्शन दिखेगा। मैं आपको बोलूँगा कोनी लिमिटेड का क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, उसका कमेंट्स अच्छा है, और इनमें से कोई एक देख लेना जिसका आपको लगे कि पलटते समय कि देर आर सम कमेंट्स, जैसे क्वेश्चन 1 में नहीं है तो मत टिको, उसको छोड़ दो। बट बाकी जिसमें भी कमेंट लिखा हुआ है, जैसे वो स्टैब्लिश्ड वाला में शायद लिखा हुआ है, आप उसको देखना, उसका कमेंट्स को पढ़ना बस, ठीक है। 4 और 15 आई थिंक सो उससे हो जाएगा, या 15 में इम्प्लीकेशन जो लिखा हुआ है ना, इसको एक बार खाली ध्यान से पढ़ना है। और इसमें तो एक और है मेजर्स टू इम्प्रूव, ये मेन आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, आपका फोकस कैलकुलेशन पे ज़्यादा चला जाता है, उससे आप जाने जाते हैं, कीड़ा आपके अंदर कैलकुलेशन का।
लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान देना है इम्प्लीकेशंस पर, जिस पे आपका नज़र नहीं जाता उसी पे, जिससे कि अगर ये सिमिलर टाइप का कुछ आ गया तो मेरे को लिखना आ जाए कि कैसे मैं एनालिसिस को एलैबोरेट करूँगा। हूबहू कोई नहीं लिख पाएगा, बट कोशिश किया जा सकता है। ओके, फिर लास्ट आ रहा है एडवांस वेरिएंस। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रॉस लिंक आप रीजनिंग से अपने आप ही लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एमपीवी फेवरेबल आएगा तो एमयूवी एडवर्स हो ही सकता है। मतलब सस्ता मटेरियल तो इनएफिशिएंट यूसेज हो ही सकता है, उल्टा भी लागू है। और अगर एलआरवी एडवर्स है, मतलब आपने वर्कर को एक्स्ट्रा रुपया दिया है, तो एफिशिएंसी फेवरेबल आ सकता है ना। और लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है तो एलईवी एडवर्स आ सकता है, यानी आपने सस्ता वर्कर हायर किया तो एडवर्स एफिशिएंसी भी आ गया और यूसेज भी आपका एडवर्स हो गया। ये मैंने एक क्वेश्चन में आपको दिखाया भी था, वही चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक अपना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को लेकर भी क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो, नेचुरल स्पाइसेस और ओसाका टी करके, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 3 और 22 एक जैसा है, तो आप दोनों में से 22 को एक बार देख लेंगे, उसका कमेंट्स को पढ़ेंगे। तो जैसे एमपीवी अगर फेवरेबल है तो आप बोलोगे चीपर मटेरियल आपने खरीदा, विच इज़ अपोजिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी। उस क्वेश्चन में कंपनी का एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि हमको क्वालिटी का ब्रांड बनना है, और ऊपर से आप एमपीवी फेवरेबल दिखा रहे हो, मतलब आप चीपर मटेरियल खरीद रहे हो। तो उसमें बताना था कि हाउ द वेरियंसेस सपोर्ट द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स प्राइस वेरियंस फेवरेबल है, इसका मतलब आपने प्राइस को बढ़ाया, प्रीमियम प्राइसिंग किया, यानी क्वालिटी था तभी आपने एक्स्ट्रा प्राइस मांगा होगा, तो ये फेवर कर रहा है ओवरऑल स्ट्रेटजी को, ठीक लग रहा है। सेल्स प्राइस वेरिएंस भी एडवर्स है, मतलब आप सस्ता बेचकर अपना मार्केट को शेयर को बढ़ाना चाह रहे हो, तो सस्ता क्यों बेच रहे हो, आपने क्वालिटी गिराया इसलिए, तो पोजिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी हो गया। तो इसका सजेशन देना पड़ता है, मॉनिटर करो ट्रेंड ऑफ वेरिएंसेस ऑन रेगुलर बेसिस एंड टेक एक्शन इफ देयर इज एन एविडेंस ऑन पुअर क्वालिटी। क्वालिटी रिलेटेड अगर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनाए हो अपना, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी डिविएशन इन द ट्रेंड, देन यू हैव टू टेक एक्शन। ऑल्सो टेक कस्टमर फीडबैक बिफोर एनी एक्शन। हो सकता है सब सही हो, ये फीडबैक लो और ट्रेंड ऑफ वेरिएंस को रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करो। ये ऐसा इस 2 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाला एक नेचुरल स्पाइसेस करके क्वेश्चन है, और एक आपका ओसाका टी करके क्वेश्चन 22 हमारे मैट का है, ओसाका टी। ऊपर में भी एक ओसाका था, बट वो अलग ओसाका, ये अलग है। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे कमेंट करने वाला क्वेश्चन है, ये वाला नवंबर 20 एग्जाम में भी आया था। दोनों एकदम सिमिलर है, बस उसमें क्या एक में वेरिएंस जो है ना, एक में फेवरेबल है तो उसमें एडवर्स है, ऐसे ऑपोजिट दिया हुआ है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली चेक कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट सिमिलर चीज़ को भी कैसे ट्विस्ट करके पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ रहा है, देखो वेरिएंस रिपोर्ट। वेरिएंस रिपोर्ट को याद रखने के लिए निमोनिक IMPM निमोनिक लिस्ट में अपडेट कर लीजिए। ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए जो इन्फॉर्म करेगा कंसर्न मैनेजर अबाउट देयर परफॉर्मेंस। मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, पता चलना चाहिए कौन सा मैनेजर का रिपोर्ट है, और उस मैनेजर को भी पता चलना चाहिए कि ये रिपोर्ट है, उस मैनेजर को भी पता चलना चाहिए ये रिपोर्ट है मेरे लिए। शुड बी प्रॉम्प्ट एंड शुड बी एबल टू टेक नेसेसरी एक्शंस। Analysis and causes of variances based on management by exception and magnitude of variance should be stated। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये वेरिएंस रिपोर्ट इन्फॉर्म करना है, आई इन्फॉर्म, फिर ए फॉर एनालिसिस एंड कॉजेज, एम फॉर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट एक्सेप्शन मतलब जब बहुत ज़्यादा डिविएशन आ रहा है तब एक्शन लेंगे, नहीं तो एक्शन नहीं लेंगे। फिर पी फॉर है प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और एम फॉर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएंस शुड बी स्टेटेड। एम फॉर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएंस। मैग्नीट्यूड मतलब कितना रुपया, खाली वेरिएंस आया ऐसा नहीं बोलना है, कितना का वेरिएंस आया, बड़ा नुकसान हो गया कि छोटा नुकसान हुआ, वो इन्फॉर्मिंग होना है। एनालिसिस एंड कॉजेज, एक्सेप्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, प्रॉम्प्ट और मैग्नीट्यूड। वेरिएबल इश्यूज होता है वेरिएंस एनालिसिस का कि आदमी सोचता है वेरिएंस एज अ फॉल्ट फाइंडिंग सिस्टम, तो नेगेटिव परसेप्शन रखता है वो, इसलिए वो बिहेवियर ही ऐसा ऐसा करने लगता है जिससे कि कंपनी का नुकसान हो जाए। इसलिए
उसको एजुकेट करना चाहिए सिस्टम के बारे में और उसको इन्वॉल्व करना चाहिए बजट सेटिंग या स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में। और ऊपर से फिर वो समझ लेता है बहुत बार कि शॉर्ट टर्मिज्म मतलब ओनली फॉलोज द फाइनेंशियल्स, कि मेरे को बस वेरिएंस फेवरेबल लाना है, बस वो ये नहीं सोचता कि उसका क्रॉस इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एमपीवी मेरे को फेवरेबल लाना है, बस बोनस मिलेगा। तो ये नहीं सोचता कि अगर हम सस्ता मटेरियल लाएंगे तो उसका क्रॉस इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। राइट। नेक्स्ट, एथिकल इश्यूज विथ वेरिएंस एनालिसिस। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में वेरिएंस को फेवरेबल लाने के चक्कर में पेशेंट को जल्दी घर भेज देंगे, एथिकल इशू है। फिर कॉन्टेम्प्ररी बिजनेस इन्वायरमेंट में आज के ज़माने में क्या दिक्कतें आ रही है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वेरिएंस कैसे, स्टैंडर्ड बनता है तो आउटडेटेड हो जाता है, फिर इनोवेशन आ जाता है। प्रोडक्शन हाईली ऑटोमेटेड है तो बहुत सारा वेरिएंस का ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में सिर्फ आप बोल सकते हैं मटीरियल वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का ज़रूरत है। आइडियल स्टैंडर्ड्स बहुत बार लोग यूज़ करते हैं, सबको का गोल बहुत ऊंचा जाने का है जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, और हर समय कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है तो स्टैंडर्ड बदल ही जाएगा। फिर एनालिसिस समटाइम्स मे नॉट गिव इनफ डिटेल एंड रिपोर्ट्स ऑल्सो अराइव टू लेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफ यू डोंट यूज आईटी एंड ऑल। वेरिएंस इन एबीसी ऑलरेडी हो गया, वेरिएंस विद लर्निंग कर्व ऑलरेडी समझा दिया कि उसके बेसिस पे आपका स्टैंडर्ड का रेट आप कम करते हो। रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच ऑलरेडी समझा दिया कि स्कैर्स इनपुट के समय यूज़ होता है। थ्रूपुट अकाउंटिंग में नॉर्मली बस ये देखते हैं कि जो बफर इन्वेंट्री है बॉटलनेक के पहले उसमें कहीं कमी ना आ जाए तो उसका वेरिएशंस को ट्रैक करते हैं। अगर वो बफर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मतलब बॉटलनेक में प्रॉब्लम आ गया है, बफर का ट्रैकिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है। However, this will result into negative labor efficiency variance। अगर आप बफर को कंटिन्यूसली चालू रखोगे तो इट में रिजल्ट इनटू नेगेटिव लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि टर्मिनल डाउनस्ट्रीम प्रोसेस स्टाफ इज नॉट एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। आप बफर बना के रख लिए तो ये तो उतना नहीं बना पाएगा, तो इसका एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स ही आना है। इसको तो बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ दे के रखे और वो होल्ड पे डाल दिया है। फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट का मैंने आपको बोला ही, मटेरियल एंड पावर और रेस्ट ऑल वेरिएंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर में स्टैट्स ऑफ सर्विसेज आप रखो और उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से नॉर्मली एनालाइज करना चाहिए। पीरियोडिक कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजट होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, बट फिर भी सर्विसेज हैव ओवरहेड एज प्रीडोमिनेंट कॉस्ट। एबीसी फॉर ओवरहेड वेरिएंस इज एडवाइजेबल। मैकडोनल्डाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सेवरल स्मॉल स्मॉल टास्क में काम को बांट के उन स्मॉल टास्क में बिना काम का टास्क को निकाल दिया जाए, तो बोलेंगे जो टास्क वो रैशनलाइज हो गए, और वो रैशनलाइज टास्क को लेकर आप एक बेस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क खोज के ले आएँ और बाकी सबको हटा दें। काइंड ऑफ वैल्यू एनालिसिस, उससे स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। और इवन मैकडोनल्ड्स ने ये काम सर्विस इंडस्ट्री, जिसको फास्ट फूड इंडस्ट्री बोलते हैं, उसमें करके दिखाया था। तो ये एक बेंचमार्क बन गया लोगों के लिए कि सर्विस इंडस्ट्री में भी स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा सकता है। ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस में एक क्वेश्चन आता है कि वेरिएंस किसका कौन सा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या खाली एडवर्स की खाली फेवरेबल, तो आंसर है ऑलवेज बोथ। इन्वेस्टिगेशन कभी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। बहुत सारा वेरिएंस अगर ट्रेंड में गड़बड़ की तरफ जा रहा है तब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग, ये लर्न करना है आपको एग्जाम में। कई सारा क्वेश्चन का पार्ट्स बना के पूछ लेता है कि साइज ऑफ वेरिएंस देखना है, कितना बड़ा अमाउंट है। टाइप ऑफ वेरिएंस देखना है, एडवर्स है कि फेवरेबल है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखना है, इन्वेस्टिगेट करने का यानी टीम का कॉस्ट क्या लगेगा। पैटर्न इन वेरिएंस देखना, इफ इट इज वर्सनिंग इन्वेस्टिगेशन इज डिजायरेबल, इफ इट इज वर्सनिंग इन्वेस्टिगेशन इज डिजायरेबल। और एक बजटरी प्रोसेस, बजटरी प्रोसेस बजटरी प्रोसेस को अगर देखना है तो इफ इट इज अनरियलिस्टिक, अगर प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है बजट बनाने का, तो वेरिएंस इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा ना। बजटरी प्रोसेस अगर अनरियलिस्टिक है, आप ऐसे ऐसे बजट्स बना देते हैं जो बिना सेंस के हैं। बजटरी प्रोसेस टू बी री इवेल्युएटेड देन द वेरिएंसेस। जरूरी नहीं कि वेरिएंस में प्रॉब्लम है, सिस्टम ऑफ बजट में प्रॉब्लम है।
ये लर्न करना है आपको, इसका भी आपको निमोनिक बना लीजिए, STCPB ऐसा करके कुछ बना लीजिए। साइज, टाइप, कॉस्ट, पैटर्न, बजटरी प्रोसेस। पैटर्न मतलब अगर पैटर्न खराब हो रहा है तब एक्शन लेना है, ऐसे छोटा मोटा डिविएशन आया तुरंत एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे पूरा डॉक्टरी का पढ़ाई में पैटर्न पे चलता है, पूरा पूरा बॉडी। ब्लड प्रेशर एक दिन हाई आ गया तो बस एक्शन ले लो, आपको इंजेक्शन डाल दो, सुई लगा दो, दवाई डाल दो, हॉस्पिटल में डाल दो, ऐसा नहीं। पैटर्न अगर रोज गड़बड़ जा रहा है और धीरे 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 बढ़ ही रहा है, पैटर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है STCPB। कई सारे डॉक्टर बोलते हैं, पता है, रोज आपको अपना एक उम्र के बाद, 40 के बाद या 50 के बाद, तो हर रोज अपना बॉडी का वेट चेक करना चाहिए एवरी डे, और उसको एक चार्ट में लिखना चाहिए। पैटर्न दिखा रहा है कि आप बॉडी में वेट गेन कर रहे हो कि नहीं। अगर वेट बढ़ रहा है, नंबर्स से दिख रहा है, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरे हालत में आ जाओ। तो वो तभी हो सकता है जब रोज करोगे। वैसे BP रोज चेक करना चाहिए, शुगर ऑल्टरनेट डे या फिर वीक में एक बार। जो शुगर पेशेंट्स है उनका तो पता चलेगा पैटर्न क्या जा रहा है। नहीं तो इस पैटर्न को देखने के लिए भी आजकल टेस्ट होते हैं। वैसे शुगर में तो होता है, मेरे को पता है, HB1AC, जो आपका लास्ट 3 मंथ्स का पैटर्न को एनालाइज कर लेता है एक ब्लड टेस्ट में। बट मेरे वही नहीं समझ आता एक ब्लड टेस्ट में लास्ट 3 मंथ्स का पैटर्न उसको कैसे पता चल जाता है। खैर जो भी है वो साइंटिफिक स्टडी होगा। इसमें फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इज साइज, टाइप, कॉस्ट, पैटर्न और बजटरी प्रोसेस। फिर मेथड्स क्या है, रूल ऑफ थंब मॉडल, कि मेरा अगर वेरिएंस 10% से ज़्यादा आया, चाहे एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो, तो मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। रूल ऑफ थंब, चाहे एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो। स्टैटिस्टिकल मॉडल है कि हम लोग कॉस्ट बेनिफिट के एंगल से सोचते हैं कि बेनिफिट आने का तो एक संभावना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो बेनिफिट इंटू संभावना इंटू प्रोबेबिलिटी इज द नेट बेनिफिट। इफ दैट नेट बेनिफिट एक्सीड्स माई कॉस्ट, आई विल इन्वेस्टिगेट, अदरवाइज आई विल नॉट। तो दैट इज़ योर स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल। इसमें कंट्रोल चार्ट्स भी बनते हैं, वो सब हमारी पढ़ाई में नहीं है। अपर लिमिट का लोअर लिमिट गिवन होता है, अपर लिमिट आप निकाल सकते हो, सबका फॉर्मूला होता है, और एक सेंट्रल लिमिट भी होता है। हालांकि सेंट्रल लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर आपका वेरिएंसेस विद इन द लिमिट है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। लिमिट के ऊपर गया तो C2 पे इन्वेस्टिगेट करना है। और अगर लिमिट के अंदर है बट पैटर्न देख रहे कि वो गड़बड़ की तरफ जा रहा है, चाहे ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो फिर एक्शन लेना है, ठीक है। वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज जस्टिफाइड और नॉट, उसके लिए क्वेश्चन बनता है, जिसको इस एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया हुआ है कि आप दो तरह से सोचोगे। एक बार सोचोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, एक बार सोचोगे कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग में जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर आपको बोला जाए कि इन्वेस्टिगेट करोगे तो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट लगेगा 6,400 रुपया। बट फिर क्या होगा, दो सिचुएशन होगा, सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है। सब कुछ ठीक है तो 6,400 रुपया लग गया, और गड़बड़ है तो बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपको सुधार करना पड़ेगा। बेनिफिट ये कि आपको सुधार करना पड़ेगा, विच इज़ मान लीजिए उस सुधार का कॉस्ट 16,000 है। उस सुधार का कॉस्ट 16,000 है। अगर सब कुछ गड़बड़ मिला तो सुधार करेंगे, उसका कॉस्ट 16,000 है। 16,000 रुपया आपका सुधार करने का कॉस्ट है। और कुछ गड़बड़ मिला ही नहीं, इन कंट्रोल है, तो कुछ और कॉस्ट नहीं लगेगा। और प्रोबेबिलिटी क्या है गड़बड़ मिलने की, सिर्फ 5%। तो इस पर्टिकुलर लेग का नेट कॉस्ट क्या है, 16,000 का 5% हो गया आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट इफ आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका कोई कॉस्ट ही नहीं है, जीरो। बट आपको कॉस्ट लेते समय क्या करना है, 6,400 को भी ध्यान रखना है। 6,400 का दो सिनेरियो होगा। इस सिचुएशन में 6,400 प्लस 16,000 22,400 लगेगा। तो 22,400 का 5% संभावना है, और 6,400 पे ही कॉस्ट रह जाएगा, उसका 95% संभावना है। तो देखो 6,400 का 95% संभावना है, 22,400 का 5% संभावना है, मिलाकर टोटल कॉस्ट आ रहा है 7,200। और इस तरह से यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे तो ये कॉस्ट जीरो आया, बट उसके कारण मेरा एक बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ निकल जाएगा, तो लॉस हो जाएगा 80,000 का। तो 80,000 का 5%, 80,000 का 5% अगर हम देखें तो मेरा 80,000 का 5% का कॉस्ट आ गया 4,000, और यहाँ पे कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं। तो क्या, तो 4,000 कॉस्ट बियर करो या 7,200 बियर करो। तो अब इन्वेस्टिगेट करने के कारण 3,200 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप बोलेंगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं। या फिर इसको सोचने का एक और तरीका है
इंक्रीमेंटल वे में कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें ही नहीं तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा, नॉट इन्वेस्टिगेट, और लॉस 80,000 तक का जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो भी 16,000 का लॉस लगेगा, मतलब 16,000 रुपया आपका खर्चा बैठेगा ही। तो कॉस्ट सेविंग क्या होगा इन्वेस्टिगेट करके, 64,000, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 5%, तो नेट बेनिफिट P इंटू बी 3200 की है। और खर्चा कितना इन्वेस्टिगेट करने का, जैसे पी बी इज़ ग्रेटर देन सी वाला थ्योरी से अगर जाएं तो P है 0.05, बेनिफिट कितना आएगा इंक्रीमेंटली 80 का 16 हो जाएगा, तो 64,000 शुड बी ग्रेटर देन सी, तो सी का वैल्यू है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग 6,400, तो ये तो ग्रेटर नहीं आ रहा है, तो 3200 आ रहा है, इज़ नॉट ग्रेटर देन 6,400, देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने आप में कॉस्टली है ना भाई साहब, तो कॉस्टली चीज़ पे खर्चा करे ना करे वो बात है। ये बता दिया ऐसे नॉलेज के लिए, मेरे हिसाब से खाली ये एस टी सी पी बी से काम बन जाता है। साइज, टाइप ऑफ वेरिएंस एडवर्स की फेवरेबल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, पी फॉर पैटर्न, बी फॉर बजटरी प्रोसेस। तो variance analysis require resources, not all variance indicate out of control situations, so you need to focus on the some factors which should be paid attention before investigating। ठीक है, तो I think this is over from my side, but from your side it will be over when you have read the comments part of few of the reconciliation question which I have marked for you, and with this I have completed your entire marathon। And yes, I do have some messages again which I want to convey to you। First of all, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो मतलब आप सच में मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और आपने अपना समय पूरा लास्ट तक यहाँ पे दिया मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, अगर हो सके तो आपको अगर लगे इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट करके या फिर चिट्ठी लिखकर, अलग से चिट्ठी लिख के कुरियर कर दीजिएगा, पुराने ज़माने में होता था वैसे कर सकते हैं, या फिर फिज़िकली मिलकर, ठीक है, कैसे भी अपना प्यार ज़रूर पहुंचाइएगा, है ना। आई विल वेट फॉर योर लव, अपना प्यार मैसेज, प्यार भरा मैसेज ज़रूर मेरे तक पहुंचाइएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। रिज़ल्ट जो भी आए, जैसा भी आए, रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा, रिज़ल्ट मस्ट बी शेयर्ड कि क्या हुआ नहीं हुआ, आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, है ना। और अगर आपको लगे कि कोई और पीड़ित है जो इससे बेनिफिट ले सकता है तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अब क्या होता है ना, जब इतना कर लिए हैं सारा, तो उसके बाद भी आपको, जैसे मैंने प्लान बताया था कि आपका जो प्लान है ना लास्ट 1.5 दिन का, उसको मैंने 3 ब्लॉक में पहले तोड़ा था, 5 घंटा, फिर है आपका 15 घंटा, और फिर है लास्ट का 4 घंटा, ऐसा करके। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों को मिलाकर 20 घंटा का समूह को 2 पार्ट में तोड़ा कि 16 घंटा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 घंटा फिर भी आपको दूंगा टू कवर अप द थिंग्स दैट आई हैव नॉट कवर्ड और आई हैव आस्क्ड यू टू डू योरसेल्फ, which you might be doing with the video or you might do at the end of the video। तो ये 16 घंटा को भी आप अगर 1.5x पे देखेंगे तो आपका तो 11 घंटा पे ही हो जाएगा। तो एक तरह से आपका +5 यहाँ पे और आ गया, तो 5 + 4 मिला के 9 घंटा भी आपके पास है पढ़ने के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, इस 9 आवर में जो जो क्वेश्चन मैं भगा दिया, जो जो क्वेश्चन मैं खाली नंबर बोल के निकल गया, तो भी देख लो। मतलब जो भी क्वेश्चन सर ने बोला इजी है, इजी है, हो जाएगा, उसको भी देख लो, कहीं रिस्क लेना है। क्वेश्चन देखने से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे को आता है, कॉन्फिडेंस ही सारा गेम बदलेगा। द गेम चेंजर इज़ योर ओन कॉन्फिडेंस कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट का जो 4 घंटा है उसके लिए मैंने आपको बोला ही है, सारा जो लर्निंग मटेरियल है ना, निमोनिक्स वगैरह जिसका आप लिस्ट बनाए हैं उसको फॉलो करिए, उसको दोबारा तिबारा बोलते बोलते जाइए। बोलते खाली देखने से नहीं होगा, कोशिश करना होगी हमको पॉइंट्स कितना याद आ रहा है, रिकॉल करना है। ये नहीं कि खाली बस देख लिया देख लिया देख लिया, देखा हुआ क्या है, आंख से आप भी देखा, आप जैसे मेट्रो में जाते हैं आप हज़ारों आदमी को देखते हैं, देखने से थोड़ी ना उसका चेहरा याद हो जाता है। चेहरा किसी का याद होता है जब आप उसके ऊपर थोड़ा टेंशन देके उसमें माइंड में उसको रिकॉल करते हैं, माइंड में उसकी छवि बनाते हैं, तब। जैसे मैंने अगर एक निमोनिक लिखा STCPB, अगर आपने खाली देखा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट STCPB माइंड में उसका छवि बनाना पड़ेगा। S माने साइज, ठीक है, P माने पैटर्न,
सी माने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, बी फॉर बजटरी प्रोसेस। ऐसे जब तक आप उसका छवि माइंड में नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, और फिर भूल जाओगे। जैसे अभी मैं टी को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो टी को रिकॉल करने के लिए टाइप ऑफ वेरिएंस, ऐसे तो बहुत ईजी है, बट वो टी माने क्या है नहीं याद आ रहा है, तो ये चीज़ हो जाता है। तो ऐसे जब तक माइंड में नहीं आया ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पिछला चैप्टर्स का कितना सारा निमोनिक है, ऐसे आपको निमोनिक माय फेवरेट रिपोर्ट, जब तक माइंड में आपने नहीं उसको सजाया है तब तक वो नहीं होगा। तो ये जो 9 घंटा आपको दिया गया है उसका काम यही है कि आपको वो सजाना है, और यहाँ पर 4 घंटा में उसको निकाल निकाल के देखना है कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। ऐसे नहीं कि बस आँख को ऐसे दिखा के निकाल देना है, ऐसा नहीं करना है, अंदर से निकाल निकाल के देखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर और समय बच जाए तो जो 9 घंटा मिला है, जो चीज़ मैं बता दिया उसको फिर से एक बार देखते जाओ, समय जितना बच गया है उसको फिर से यूटिलाइज करो। हमारा उद्देश्य ये था कि जो काम आप 24 घंटे में भी नहीं कर पाए हम उसको कैसे 16 में करा दें, बट 16 को भी आप लोग 1.5 में देखोगे तो और जल्दी वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर समय बच गया तो रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट करेंगे भैया आप सीए बनने के बाद। ठीक है, अभी कंटिन्यू रखना है, बस घुमाते रहना है, जितना घुमाओगे उतना। बोलते हैं पहली है कि आप अगर बताओ, चार सवाल है उसका एक ही जवाब है। रोटी क्यों जली, खीरा खारा क्यों हुआ, घोड़ा जिद्दी क्यों हुआ, और पढ़ाई क्यों भूला। 4 सवाल है, चारों का जवाब एक ही, और एक ही जवाब सिंपल सा है कि उसको घुमाया नहीं। घुमाया नहीं, रोटी क्यों जल्दी घुमाया नहीं, खीरा खारा क्यों हुआ उसको काटते समय घुमाया नहीं, घोड़ा जिद्दी क्यों हुआ उसको घुमा के नहीं लाया तो घोड़ा पागल हो गया, और पढ़ाई क्यों भूला क्योंकि घुमाया नहीं। तो जितना घुमाओगे समय का सदुपयोग करते रहो, और खुशी खुशी कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जाओगे। मैं आपको पहले एक वार्निंग दे देता हूँ, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 20 to 40 मार्क्स तक का ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आपका किया हुआ नहीं, एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20 to 40 मार्क्स, कहाँ पे पोजीशन क्या होगा नहीं पता। क्वेश्चन 1 में अगर है तो उसको पहले इग्नोर कर दो। क्वेश्चन 1 हमेशा लास्ट में करना है या बीच में करना है, पहले नहीं करना है। पहला 15 मिनट बैठ के सारा क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट देखोगे, फिर जज कर लोगे क्वेश्चन आपका किस लेवल का है। उसके बाद क्वेश्चन 1 से स्टार्ट मत करो, भले ही वो इजी है तो भी। अब एकदम ऐसा लॉलीपॉप आ गया कि बस, तो अलग बात है, बट अदरवाइज क्वेश्चन 1 मेरे राय में सेकंड थर्ड में करो या लास्ट में करो। उसके पहले आप बाकी का सारा क्वेश्चन चुन चान के जो करना है करके आ जाओ। उसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा वो करते करते कि क्या क्या मेरे हाथ का चीज़ है, क्या क्या मेरे हाथ का चीज़ नहीं है। तो जो जो चीज़ हाथ का पहले उसको निपटाएंगे, जो हाथ का नहीं है उसको एक्टिव रीडिंग आपको सिखाया है। एक्टिव रीडिंग तोड़ तोड़ के पढ़ते जाओगे, और साइड साइड में लिखते जाओ, मतलब नोट नंबर 1 2 3। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन आया तो चार्ट बना लोगे, कंपनी है, डिवीजन ए या डिवीजन बी है, उसका जितना सिचुएशन है उस सिचुएशन का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का कोशिश करोगे। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्टिंग है तो वो जो फ्लो चार्ट से सिखाया है, मटेरियल है, लेबर है, उस तरह से आप उसका सिचुएशन देखोगे। इन स्टॉक है, मटेरियल की खरीदना पड़ेगा, इन स्टॉक है तो रेगुलर है कि टॉक्सिक है कि नॉन मूविंग है, तो उसके हिसाब से उसका रेलिवेंसी जज करोगे फ्लो चार्ट के थॉट प्रोसेस से। और जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज में देखो, सबसे इजी साधन है कि कल को आ गया मान लो परफॉर्मेंस पिरामिड पे लिखना है, तो अब पिरामिड का क्वेश्चन आ गया तो मॉडल तो घुसा ही देना पूरा, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। इसलिए मॉडल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ रहेगा तो वो तो पूरा घुसा ही सकते हो। बियॉन्ड बजटिंग का 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और 6 प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप आ गया, कोट पहनने, प्यार प्यार तेरा रिदम, तो वो आ गया तो उसको तो घुसा ही देना आंसर में। अगर वो फिर से आ गया तो भी क्या हुआ। कोई भी सिलेक्टिव स्टडी मुझे नहीं लगता उतना वर्क करता है, हालांकि कुछ एक आध क्वेश्चन को आप जरूर थोड़ा सा डीप में जाके कर सकते हैं। मुझे बताना था, मैंने बता दिया। बाकी आप सब होशियार हैं। अब आपको मैं बधाई दे देता हूँ कि आप सीए बनने वाले हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को बार बार बोलते जाओ मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा, मैं अच्छे मार्क्स से पास होने वाला हूँ, मैं अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। से पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देते जाओ। मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरा आराम से जाएगा, मेरा बहुत अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर इजी आएगा, मेरे से हो जाएगा, हार्ड भी आया तो मेरे से हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। जितना पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे वो मैजिक की तरह काम कर। बस अब और नहीं आपका टाइम लेंगे, अब आपसे विदा लेंगे। सो मच, बाय, टेक केयर, एंड अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और देखिए, मम्मी पापा के बाद सबसे ज़्यादा खुशी
होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम भी मतलब हमने एक यूनिक चीज़ देखा है एसजीसी में लास्ट 1 ईयर से कि मेरे से ज़्यादा खुशी एसजीसी के टीम मेंबर को होती है। ये लोग एक रिजल्ट आता है ना तो इतना मतलब यहाँ पे तो मारवाड़ी में एक वर्ड बोलते हैं गोद्दम गोद्दम मचा देते हैं ना कि इतना मतलब कौतूहलता रहती है, इतना फेस्टिवल माहौल हो जाता है। अरे ये रिजल्ट आया, ये देखो ये रिजल्ट आया, बहुत मज़ा आता है। रियली वेट फॉर इट आप। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ऐसा बना के रखिएगा, है ना, ये बन जाएंगे, आपको पता है इतना मेहनत किए तो बनना ही चाहिए। इस सब्जेक्ट में तो फेल नहीं होंगे आप, ये गारंटी है। लेकिन रिश्ता बना के रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना, बना के रखिएगा। ये नहीं कि बस काम हो गया सारा, टेलीग्राम यूट्यूब छोड़ छाड़ दिया, अब अपना कुछ रास्ते पे निकल गए। क्यों? क्योंकि हम तो आपके लिए हैं। कल को हम आपके लिए पास होने के बाद भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, ला सकते हैं बहुत। जुड़े रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय। इस मैराथन में क्या आपको मैंने फ़ायदा दिया, उसका मुझे कमेंट चाहिए भर भर के, मुझे पता होना चाहिए कि क्या फ़ायदा आपको हुआ। हिचकिचाइएगा नहीं एकदम भी लिखने में, ठीक है? आई विल वेट।